हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर आईआर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था उसका एक बार रिकैप अगर ले लें फिर से फटाफट से 5 मिनट के अंदर। तो हमने देख ली इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी ढेर सारी। मोदी वाली जो है अभी थोड़ी और देखनी पड़ेगी हमको, बट लेट इट बिल्ड अपॉन इट सेल्फ। ठीक है, अभी नया नया बाइडन आया है तो लेट्स सी कि क्या क्या कुछ चेंज होता है कि नहीं होता। एक चीज़ तो देखने को मिल गई है कि आरसीईपी फटाफट से बाकी देशों ने जैसे कि वेट ही कर रहे थे कि ट्रम्प जाए या आए, क्लैरिटी मिले कि भैया करना क्या है इसके साथ, चाइना के साथ जाना है कि नहीं जाना है आगे। तो ठीक है, ये वाली चीज़ हमने देख ली है कि ये तो हो गई फाइनलाइज। उसके बाद हम शायद ये भी देखें अब कि बाइडन आ गया है तो अपनी ट्रांस पैसिफिक अटलांटिक ट्रीटी उसको अगर वो मार्केट करेगा अगर कि नहीं करेगा। बट एनी हाउ वो वाली चीज़ें बनने दो, डेवलपमेंट जो भी है। उसके बाद हमने एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे कि ये पूरी की पूरी फील्ड है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एज अ स्टडी, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी अगर डेवलप होगी तो क्यों होगी, किस वजहों से हो गई। तो वजह यही थी कि भैया लड़ लड़ के हो गए थे सब बोर, वर्ल्ड वॉर पे वर्ल्ड वॉर हो गई बहुत सारी। ठीक है, तो फाइनली बैठ के बात हो गई कि भैया डेवलप कर लो, ये चीज़ें हो क्या रही हैं, ये कौन सा जानवर है ये जो आपस में भिड़े जा रहा है बार बार। जानवर का नाम है स्टेट, ये सब स्टेट है और ये भिड़े जा रहे हैं। तो ना बोला बैठ के ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि इनकी क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या इनके बिहेवियर होते हैं, क्या इनका नेचर है, सब कर लेते हैं बातें। तो वहीं पे हमारी बिल्ड क्या हो गई, वहीं पे हमारे बिल्ड हो गए सारे के सारे अपने स्कूल्स, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जिसमें फर्स्ट स्कूल जो होगा, जो फर्स्ट प्रॉपर स्कूल होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा, लिबरल स्कूल। आइडियली देखा जाए तो पहले रियलिज्म है, बट प्रॉब्लम इस कि जब हम पहले स्कूल की बात करते हैं, फर्स्ट स्कूल कौन सा बन रहा है, तो फर्स्ट स्कूल तो टेक्निकली लिबरल स्कूल ही बन रहा है ना। जब वुडरो विल्सन जी, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अपनी क्यूट क्यूट बातें करेंगे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले जो चीज़ चल रही थी वेस्टफिलिया के ज़माने से, तो वो रियलिज्म के ट्रेंड पे ही चल रहा था, बैलेंस ऑफ पावर वाली बातें। पर पॉइंट इस कि उस पर बार बार लड़ाई ही लड़ाई हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि इनकी बातों से कोई लड़ाई रुक गई, इनकी बातें थी कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली कि एक भी अगर अजीब से काम करेगा तो बाकी सारे के सारे उस पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, ये है बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी। पर पॉइंट इस कि अगर मेरा रिश्ता है इसके साथ अच्छा है और इसने किसी और के साथ पंगे ले लिए, तो मैं इसके साथ लड़ने क्यों जाऊँ, मेरा तो काम चलता है ना अच्छा खासा इसके साथ। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रैक्टिकल लगे। बट ठीक है, ये वाली चीज़ें भी हम देख चुके हैं पूरी। तो अब एक बार ना सारे के सारे स्कूल्स नाप लेते हैं आज। तो तुम्हारे स्कूल्स वाली दिक्कत ही ख़त्म कर हो जानी चाहिए आज टेक्निकली। ठीक है, तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स बचेंगे तो कॉन्सेप्ट्स हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले ना जैसे कि जो ट्रिक बताई थी कि ओल्ड न्यू, ओल्ड न्यू, यही चलता है हर जगह, यहाँ पे भी यही चलने वाला है, सेम चीज़। अब इसके अंदर जो ओल्ड वाली चीज़ है वो हमेशा कौन सी रहेगी, तुम्हारी रियलिज्म। तो इसमें कुछ फ़र्क आएगा नहीं। बाकी जो न्यू वाली होगी तो वो कौन सी होगी, तुम्हारी लिबरलिज्म, लिबरल आइडियाज़, लिबरल वैल्यूज़। अब एक सिंपल अगर सिद्धांत अगर समझना है दोनों के लिए तो ऐसे करके समझ के रखो बस। जो लिबरल है ना, अब समझ के देखो कोई लिबरल कैसे होगा। लिबरल होने के लिए तुम्हें सबसे नंबर वन जो चीज़ है वो है कि जो है तुम उस पर नहीं कमेंट कर रहे हो, तुम कमेंट कर रहे हो कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली तुम आइडियाज़ की बातें कर रहे हो, और जब तुम आइडियाज़ की बातें कर रहे हो तो तुम्हारा जो नेचर होगा, जो तुम दे रहे हो इस फील्ड ऑफ स्टडी को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, वो किस तरीके की दे रहे हो। तुम दे रहे हो डिस्क्रिप्टिव या प्रिस्क्रिप्टिव, दो ही तो दे सकते हो। प्रिस्क्रिप्टिव होता है जब तुमने दवाई दी है कि ये दिक्कत है और इससे दूर हो जाएगी। तो जब तुम ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो मोस्टली तुम लिबरल बातें कर रहे हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव कहाँ होगा, जब तुम डिस्क्राइब कर रहे हो। डिस्क्राइब तब करोगे ना जब तुम्हें पता चल गया क्या है। तो वो चीज़ हो गई रियलिज्म में। तुम जब बात कर रहे हो व्हाट इज़, यहाँ पे तुम क्या बात कर रहे हो, हाउ इट शुड बी।
तभी तो यहाँ पे स्कोप आ जाता है। किस चीज़ का स्कोप आ जाएगा कि भैया तुम अतरंगी ही बातें कर दो, मतलब यूटोपिया, यूटोपियो वाली बातें कर दो। अब एक चीज़ मार्क कर लो कि इसका मतलब ये नहीं है कि लिबरल में सारी की सारी थ्योरी जितनी भी दी गई हैं सारी की सारी प्रिस्क्रिप्टिव ही हैं। एक आध डिस्क्रिप्टिव भी है, बट वो मैं अलग से बता दूंगा कौन सी वाली डिस्क्रिप्टिव है। इतनी नहीं है, 99% जितनी भी मिलेंगी सारी प्रिस्क्रिप्टिव है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा। सारे स्टेट्स पागल नहीं हैं, सब स्टेट्स अलग अलग हैं। पॉइंट इस कि ये लोग यार दिमाग लगाते हैं लिबरल वाले। ये अज्यूम करते हैं कि बेसिकली जो स्टेट्स है, हर स्टेट अलग अलग है और हर स्टेट जो है वो रैशनल एक्टर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न क्या है कि तुम उसे रैशनल को भी मान ही नहीं रहे हो। किसी की हिस्ट्री से डिफाइन होगा, किसी के कल्चर से डिफाइन होगा, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है, उसी हिसाब से वो एक्शन लेगा। इट मेक्स ज़ीरो सेंस कि तुम रियलिज़म वाली बातें करो कि भैया चाहे 2017 हो या फिर 1015, यही होता है इस सिचुएशन में। ऐसा नहीं है, टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और ये बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझने हैं, तो रियलिज़म लिबरलिज़म के अंदर ये एक चीज़ समझ लो, रियलिज़म वाली बातें जो है ना दो बार ही आएंगी और दोनों में बीबीएम मॉडल लगेगा तुम्हारा, बिलियर्ड मॉडल, बिलियर्ड बॉल्स मॉडल। इसमें क्या होगा कि एक बॉल दूसरे से टकराई, स्नूकर वाली टेबल है यार ये। अब तुम्हें पता नहीं है ना कौन सी बॉल कहाँ टकराएगी, कैसे टकराएगी, कहाँ टकराएगी। सबकी सबके हार्ड शेल है, उससे कोई मैटर नहीं है। पॉइंट ये है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज़। जो आज दोस्त है, अब जैसे यूएसए और पाकिस्तान है, तो ये अच्छे खासे दोस्त रहे हैं, बट अब लेट से कि पाकिस्तान चाइना के साथ जा रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है ये दोनों अब दोस्त रहने वाले हैं? हु नोस। बट पॉइंट इज़ कि देर आर नो परमानेंस, परमानेंस का जो आस्पेक्ट है वो इधर है ही नहीं। और सबका जो एम है वो क्या है? एम एक ही रहेगा, वो है सर्वाइवल। तो अगर ये साइंस की बातें करने लग जाए कि हम भी साइंटिफिक हैं, तो ये कहाँ पे किसको उठाने लग जाएंगे या रेफर करने लग जाएंगे? ये लोग करने लग जाएंगे चार्ल्स डार्विन को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बातें, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि कुछ भी कोई भी साइंटिफिक होता है, साइंटिफिक कोई नहीं होता। बट ट्रेंड क्या है कि यार तुम साइंटिफिक बोलोगे तो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। रियलिज्म में जो मेन तुम्हारा, अगर एक एक ही शब्द के अंदर अगर तुम्हें हर चीज़ लेट से कि रिकलेक्ट करनी हो, तो तुम इस चीज़ से कर सकते हो बस, सिक्योरिटी डिलेमा। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कंसेप्ट ऑफ आईआर के अंदर भी हम एक बार देखेंगे। बट सिक्योरिटी डिलेमा बेसिकली होता ही है कि अगर एक स्टेट है, स्टेट वन, और ये स्टेट टू, लेट से कि पाकिस्तान है एंड दिस इज़ इंडिया। सो सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान अपना लेट से मिलिट्री बजट जो है ना 25% बढ़ा दे अचानक से, तो इंडिया के पास कोई ऐसे खास ऑप्शन नहीं है, इंडिया को भी अचानक से बढ़ाना पड़ेगा अपना बजट। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं तो कि दोनों में ना एक एसिमेट्री आ जाएगी कि भैया उनकी मिलिट्री ज़्यादा बढ़िया इवॉल्व हो रही है और तुम्हारी नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक एसिमेट्री आ गई। एसिमेट्री आ गई मतलब कि इन पे एक अपर हैंड आ जाएगा इवेंचुअली, ठीक है। तो ये तो काइंड ऑफ आर्म रेस की तरफ ले जा रही है चीज़ रियलिज्म की, तो जी हाँ बिल्कुल ले जा रही है। यही यही एक इशू है। और आर्म रेस जो होते हैं काफ़ी एक वोलेटाइल सिचुएशन होती है, जिसके अंदर तुम पूरे टाइम ना नर्वस रहते हो कि अगला वाला पीटने ना जाए, अगला वाला पीटने ना जाए। और जैसे तुम ये इतने वोलेटाइल रहोगे पूरे टाइम, तो चांसेस या फिर लेट से कि स्कोप आ जाता है फिर से वहाँ पे किस बात का, कि तुम कर वो कुछ और रहे हैं और समझ तुम कुछ और गए। लेट से कि ये इंडिया है और तुमने बोला कि यार एक मिलिट्री एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, जिसके अंदर सारे के सारे लेट से अपनी आर्मी को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ना राउंड लगवाएंगे पूरा। अब लेट से कि जब तुम यहाँ पे आए तो पाकिस्तान कुछ गलत समझ गया और अटैक हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने काफ़ी देखी थी, ठीक है। एनीवे तो अब एक बार बात कर लेते हैं हम सम गेम्स की। तो ये ज़ीरो सम गेम एक प्रिंसिपल होता तो है, इतना समझाने की ज़रूरत मेरे को लगती नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम जिनको ज़रूरत होगी। लेट्स से कि यार स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है यार, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब ये समझ के देखो, जो सेल कर रहा है, लेट से कि तुम बाय कर रहे हो 100 रुपये पे, जो सेल कर रहा है वो कर रहा है, वो लेट से कि 105 पे करना चाहता है,
या फिर लेट से कि वो 100 पे ही तुम्हें दे देगा चीज़। अब टू मेक प्रॉफिट तुम्हें 100 के तो ऊपर ही निकालना पड़ेगा। और अगर जो इंसान यहाँ पे 100 का बेच रहा है, वो उसको अगर प्रॉफिट कमाना है तो ही मस्ट हैव हैड बॉट इट, वॉट एवर जो भी बेच रहा है वो 90 पे ख़रीदा होगा मान लो, 90 मस्ट बी हिज बाई प्राइस। तो पॉइंट इस कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि अगर इसको प्रॉफिट बनाना है तो इसको लॉस ही हो हर हालत में। इसने 90 पे ख़रीदा था, इसने होल्ड किया, अभी 100 पे बेच रहा है, 100 पे तुमने ख़रीदा, तुम कुछ दिन वेट करोगे और तुम जो है उसको 105 पे बेच लोगे। तो पॉइंट इस कि यहाँ पे इसका भी गेन हो गया, इसका भी गेन हो गया। ज़रूरी तो नहीं था कि यहाँ पे मतलब इसका लॉस होगा तभी तुम्हें प्रॉफिट होगा। और इसी के साथ एक और एग्जांपल लेके देखो, जहाँ पे ये एक है और ये एक है, और ये क्या चल रहा है, ये आईसीसी क्रिकेट चैम्पियनशिप चल रही है। अब ये दो टीम है, इनके मैच चल रहे हैं, ये 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं। अब समझ के देखो ना, इस टीम को हारना पड़ेगा तभी ये टीम ये ट्रॉफी लेके घर जा सकती है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे दोनों के दोनों जो हैं ट्रॉफी को घर ले जाएं या आधी आधी बांट लें, ऐसा होता नहीं है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो सम गेम। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, ये हो गया नॉन ज़ीरो सम गेम। बेसिकली विन विन काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे दोनों की जीत हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक को मरना मारना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो फील्ड है यार, ये किस तरीके की है, ये विन विन सिचुएशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो समझ के देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बनती ही क्यों है, पॉलिटिक्स का सोल पर्पस ये है कि भैया जो रिसोर्सेज है ना, दे आर वेरी वेरी मीगर, रिसोर्सेज कम है, फिक्स हैं, लिमिटेड है। बट जो हंगर है टू यूज़ दोज रिसोर्सेज, दैट इज़ अ लॉट। इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स चलती है कहीं पे भी, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। रीज़न तो यही है घूम फिर के, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज ऐसा तो नहीं कि तूने भी यूज़ कर लिया मैंने भी यूज़ कर लिया, या फिर बारी बारी यूज़ करो। लेट से कि अगर प्लास्टिक है तो रिसाइकिल भी तो कर सकते हो, पेपर है रिसाइकिल भी तो कर सकते हो। ठीक है कुछ नहीं, पेपर ट्री ही तो है बेसिकली। ये ट्री है और ये क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल पेट्रोलियम है। तो तुम्हें रिसोर्सेज को ही साइकिल में करवाना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इतनी इजी चीज़ होती कि जो स्टेट्स हैं वो समझ जाते कि हाँ ठीक है हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम जिसको पहले ज़रूरत है वो प्रायोरिटी लिस्ट में अपना रिसोर्स यूज़ कर लो, फिर बाद में दूसरे को दे देना। अगर स्टेट्स आपस में ये चीज़ समझ पाते, स्टेट एज अ, इनको एक जानवर समझ लो यार, कि ये आपस में एक चीज़ समझ पाते, और समझ पाते बात अलग है, उसके बाद अगर ये कम्युनिकेट कर पाते आपस में, अगर कम्युनिकेट कर पाते तो वॉर ही नहीं होती कभी। बट ऐसा हुआ नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यू नीड टू कम अप विद वेज, और रिफाइन करने पड़ेगा जो भी अभी करंट आर्किटेक्चर है। लेट्स सी, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर वन। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम देख रहे हो कि दुनिया में कहाँ है, यहाँ पे एशिया है, यूरोप, ठीक है, उसके बाद और क्या ही आता है, अफ्रीका। अफ्रीका को तो छोड़ो यार, यहाँ पे तो क्या ही है। अब ये यूएसए, अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, ये साउथ सदर्न अमेरिका क्या है, वो भी कॉलोनी ही था, लैटिन अमेरिका। अब समझो वर्ल्ड वॉर वन अभी अभी ख़त्म हुआ है, लेट्स सी, यूरोप टूटा फूटा पड़ा है, एशिया में कुछ है नहीं खास कोई बोलने वाला, इंडिया है यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, अब इंडिया की जो लोकेशन है वो बड़ी कूल है क्योंकि इंडियन ओशन के बीच में आती है, तो मतलब अच्छा खासा तुम्हें पता है कि एक पिवट बन सकता है ये। तुम्हें एक लोकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है, ये लोकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अफ्रीका है, अफ्रीका कुछ नहीं है, रॉ मटेरियल की खदान है। ठीक है, लैटिन अमेरिका छोड़ो, बचा घूम फिर के यूएसए। यूएसए वो है जिसने दोनों तरफ प्रोवाइड करे हैं, जब भी वॉर होगी चीज़ें चाहिए होंगी, गन्स चाहिए, लेदर चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो यूएसए प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड वॉर टू में भी करेगा। बट इसको कुछ खास ज़रूरत नहीं है, इसको पता है कि मैं अंदर ही अंदर सब बना लेता हूँ और मैं सबको प्रोवाइड करता रहूँगा, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आई एम जस्ट गेनिंग, पॉजिटिव में ही जा रहा हूँ मैं। अब जब सब ही
धस पड़ गए हैं अभी लड़ाई के बाद, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिली यूएसए को कि यार ये अपनी चीज़ बोले कि ऐसे ही चलनी चाहिए दुनिया। ठीक है, दुनिया का आर्किटेक्चर ऐसा रहेगा तो सही रहेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, समझो ये वाली बात, ये जानवर जो है, ये जो भी समझने वाला है, ये अपने खुद के जो पर्सनल इसके एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी इसका नेट, इसका जो कल्चर होगा, कल्चर क्या होता है, वे ऑफ लाइफ ही तो होती है, वे ऑफ लाइफ, ये उसी चीज़ को तो पुट फॉरवर्ड करेंगे, सबके लिए अपना ही तो बेस्ट होता है। मेरा रिलीजन बेस्ट, मेरी वे ऑफ लाइफ बेस्ट, मेरे ओपिनियन बेस्ट, यही होता है सबका। अब इस कंडीशन के अंदर लॉजिकल सोच के देखो, लॉजिकली यूएसए क्या ही चीज़ बोलेगा, वुडरो विल्सन ये लॉजिकली यही चीज़ बोलेंगे ना कि यार लेट्स नॉट फाइट मच, लड़ाई वड़ाई ज़्यादा मत करो, टूट फाट जाता है चीज़ें सब कुछ। नॉट कि उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बनाने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है, पर पॉइंट इज़ डिस्ट्रक्शन क्यों करनी जब कंस्ट्रक्शन से भी पैसे ही पैसे बन सकते हैं। और उसमें सिंपल सी चीज़ है, जो हम करते हैं वो तुम करो। ये क्या करते हैं, अब समझो इनकी जो लोकेशन है यूएसए की वो इस तरीके से, ऊपर है कनाडा और यहाँ पे नीचे छोटा सा है, इतनी सी एरिया का गैप है, यहाँ पे मैक्सिको है, जो एंट्रेंस है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है, पानी है, पानी है, कुछ नहीं है बेसिकली, यहाँ पे भी बर्फ़ ही बर्फ़ है यार, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है। तो पॉइंट इज़ कि यार ये इनकी लोकेशन ऐसी है कि इनको कुछ खास नीड है नहीं कि मतलब ये बाउंड्री पे तैनात रखें अपने सोल्जर्स वगैरह, जैसे अब लेट्स से कि इंडिया है। अब इंडिया की तो बॉर्डर इतना अजीब सा है, आसपास इतने इतने तरह के लोग हैं, अगर तुम नहीं पूरे टाइम अगर वहाँ पे आदमी नहीं रखोगे, देखोगे नहीं, तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे क्या होता है, कोई कभी कुछ हिस्सा ले जाएगा, कभी कोई आदमी घुसा लेगा अपने। तो तुम तो पूरे टाइम ये बॉर्डर कंट्रोल करने में ही तुम्हारा अच्छा खासा एफर्ट इनपुट लग रहा है, ये छोड़ो यहाँ नहीं लग रहा क्यों, पानी आ गया। बट अब ये पानी वाला एरिया ही तो इसी तरीके का तो है इनका, ये इधर पानी इधर पानी, ये यूएसए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो चीज़ डेवलप होगी वो होगी कि यार आदमी यहाँ चीज़ बनाए पर लेके इधर भी जा रहा है और उसको किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जो स्टेट है, जो जानवर है यूएसए, उसको ज़रूरत ही कभी नहीं हुई कि वो यहाँ पे बॉर्डर पे पूरे टाइम एक कंट्रोल आर्किटेक्चर बिठाए। जब कंट्रोल आर्किटेक्चर नहीं है तो ह्यूमन जो है, इन द वर्ड्स ऑफ जेएस मिल, उसको तो बेस्ट एक चीज़ मिल रही है ना जहाँ पे वो डेवलप हो पा रहा है, उसको डेवलप होने की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जितनी बेस्ट मिल सकती हैं। क्यों? बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली फ्री, कोई एक्सटर्नल उसको हिंड्रेंसेस नहीं ला रहा है, स्पेशली स्टेट नहीं ला रहा है। इंडिया के अंदर तुम्हें स्टेट स्पेसिफिक हिंड्रेंसेस मिल जाएंगी, तुम एक काम खोलने जाओगे तुम्हें 10 तरह की कंप्लाइंस से लेकर 10 तरह की दिक्कतें समझ में आएंगी, यहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, यहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड नहीं है, ये नहीं करो वो। पॉइंट इज़ कि दैट इज़ ऑल्सो नीड, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, अदरवाइज सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, चीज़ समझ नहीं आएगी कौन कितना बड़ा हो जाए। यहाँ पे नीड नहीं थी, तो इसलिए ये वाली चीज़ जिस तरफ ले जाएंगे वो ले जाएंगे फ्री ट्रेड की तरफ। अब ये बात तो ये करनी चाहते हैं फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड ऑब्वियस सी बात है हर जगह एप्लीकेबल कैसे करवा दोगे, सबकी बाउंड्री कंडीशन ऐसी नहीं है, सब अपना माल ऐसे ट्रकों में बिठा के ऐसे फ्री फंड में इधर से उधर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, सबको डर है यहाँ से वहाँ ले जाओ, यहाँ पे चोरी चोरी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ आ जाएगा बीच में, जला देंगे। तो सबकी कंडीशंस अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि अब क्या करना पड़ेगा यूएसए को करना पड़ेगा गेम, गेम खेलना पड़ेगा इनको। इनको पहले तो एक थ्योरेटिकली पूरा बताना पड़ेगा कि देखो क्यों फ्री ट्रेड से सब सही हो जाएगा। सेकंड जो है, इनको अपना फ़ायदा भी तो है, वो भी तो एक मोटिव होगा कि मैं क्यों करूँ फ्री ट्रेड दूसरों को क्यों बताऊँ अपना आइडिया। तो रीज़न बीइंग कि अगर मैं फ्री ट्रेड का आर्किटेक्चर बनाता हूँ और उस आर्किटेक्चर पे, उस पूरे आर्किटेक्चर पे मैं ही अगर की पोजीशंस ले लूँ, की पोजीशंस, तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं क्या बन गया, मैं तो किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गया। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है एक ही चीज़ पे निर्भर हो जाएगी, दैट इज़ फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड को चलाने वाली, उसके रूल्स बनाने वाली जो भी बॉडीज़ होंगी उनमें की पोजीशंस मेरी होंगी। अगर ऐसा हो गया तो सबसे बड़ा जो बाहुबली होगा दुनिया का वो कौन रहेगा? हमेशा यूएसए रहेगा। वाह वाह वाह। अब टेक्निकली अगर देखा जाए
तो ये फ्री ट्रेड वाली बातें जो हैं ये सारी की सारी लिबरल बातें हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये सारी की सारी लिबरल बातें हैं। वुडरो विल्सन ही तो कर रहे हैं। बट अभी हमने देखा कि घूम फिर के जो है चीज़ आ जाएगी कहाँ पे, कि भैया यूएस से बन जाएगा सबसे बड़ा तगड़ा बाहुबली, सबसे कतई पावरफुल। बट हम तो जब रियलिज्म की बातें कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि रियलिज्म में भी तो यही चाह रहे थे वो करना, कि पावर बढ़ाते रहो, पावर बढ़ाते रहो, पावर बढ़ाते रहो, पावर बढ़ाते रहो। इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। तो जो रिज़ल्ट तुम्हें यहाँ से गेन करना है वो है कि डज़ नॉट मैटर कि तुम कौन सी आइडियोलॉजी वाली बातें कर रहे हो, घूम फिर के तुम बात किसकी कर रहे हो, सेल्फ इंटरेस्ट की। और यहाँ पे सेल्फ कौन है? सेल्फ तो यहाँ पे स्टेट है। तो यहाँ पे तुम बेसिकली बातें करोगे नेशनल इंटरेस्ट की। अब देखो टेक्निकली नेशनल वर्ड गलत है, स्टेट, स्टेट इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बट इस पूरी फील्ड में अब यूज़ कर रखा है, क्योंकि क्यों? रीज़न बीइंग नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि स्टेट इंटरेस्ट क्या होता है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा ना कि इंसानों के भी वो है, एस्पिरेशन है। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के भी एस्पिरेशन है, पॉपुलेशन भी चाहती है कि ये हो वो हो। तो ये पॉलिटिक्स है यार कि नेशनल वर्ड डाल दिया है, बट मेक सेंस करती नहीं है ये बात, ठीक है। तो एनीवे ये वाली चीज़ हमने देख ली। तो फटाफट से देख लेते हैं एक और चीज़ें, और क्या क्या कीवर्ड्स हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने मेटा स्कूल्स के लिए। अब देखो दो ही चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रियलिस्ट और लिबरल पे ख़त्म हो जाएगी बात। बहुत सारे स्कूल्स हैं इसके अंदर और हम सारे के सारे देखेंगे। बट पॉइंट इज़ कि अगर हमारे ये वाले कंसेप्ट बहुत क्लियर कट डिफाइंड है ना, कि कौन कौन से कीवर्ड और क्यों सोचे गए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी लाइफ ईजी हो जाएगी अभी। जैसे दोनों के दोनों को ही अगर देखा जाए तो टेक्निकली मेटा नैरेटिव्स में की परिभाषा में घुसा सकते हैं हम। मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं? वो छतरी वाले, जिनकी अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कि रियलिस्ट के अंदर ही हमें बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाए, और ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलेंगे। क्लासिकल रियलिज्म देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इसी का तोड़ मिल जाएगा हमको, या फिर लेट्स से कि इसी के ऑपोजिट थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा स्विच मार दिया तो चीज़ बदल गई, जैसे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म या फिर न्यू रियलिज्म या साइंटिफिक रियलिज्म, जो भी कह लो तुम उसे। उसके बाद क्योंकि अब ओल्ड न्यू हो गया एक बार, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से शुरू क्या होगा, फिर से शुरू होगा ओल्ड न्यू। मतलब कि यही क्लासिकल रियलिज्म वाली चीज़ वापस आएगी, नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल रियलिज्म। और क्योंकि अब हमें थोड़ा न्यू भी देखना है, तो न्यू के नाम पे एक बार अब देखो न्यू में, अच्छा एक चीज़ और समझ के देख लो, ये जब भी न्यू आएगा ना, तो न्यू जब भी चीज़ आती है, और क्योंकि ये लिबरल है, मतलब आइडियाज़ की बातें होनी है, तो पिछला वाला आइडिया पक्का नहीं चला होगा, तभी तो नया आइडिया आने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आइडिया जो है ना, जब भी आएंगे नए वाले, वो नए ही आते हैं। वो मोस्टली पुराने वाले आइडियाज़ पे बिल्ट अपॉन होंगे या नहीं होंगे की बात नहीं कर रहा मैं। पॉइंट इज़ कि आइडिया बिल्कुल नया ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे अब न्यू वाला आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म, या फिर उसको थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म बोल लो। क्यों? क्योंकि चीज़ें बदल गई, नई आ गई अचानक से। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, फिर लड़ी लग गई, फिर तो एक के बाद एक आज़ाद, तो इतने सारे अचानक से स्टेट्स बन गए, ठीक है, नए नए कंट्रीज़ बन गई। तो मेक सेंस कर रही है ना कि वहाँ के लोग भी पढ़े लिख जाएंगे, फिर वो भी बोलेंगे कि अरे रुक जाओ भैया, तुम क्या यूएसए की बातें करते रहते थे यहाँ पे? ये क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, या फिर ये यूएसए की अमेरिकन सोशल स्टडीज़ चल रही है? तो ऐसा नहीं चल रहा ना, तो हम अपनी बनाएंगे, हम थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म लाएंगे, ठीक है। घूम फिर के जो इनकी पर मोटी बात होगी वो होगी पावर की। ये पावर पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। अब ये वाली चीज़ देख लो, रियलिज्म के अंदर ओल्ड न्यू करा है अभी हमने। इसमें न्यू जो है ये लिबरल नहीं है प्रॉपर, पर ये लिबरल वाली बातों को अकोमोडेट कर रहे हैं। हमेशा होगा, एक कोई भी चीज़ आएगी तो उसमें जो भी चीज़ लैक कर रही थी ना, वो अगला वाला अकोमोडेट करेगा, सिंपल बात है। अब तुम्हें लगेगा थर्ड में और अकोमोडेट होगा, तो नहीं, थर्ड पे वापस फर्स्ट ही आया करेगा हमेशा, ठीक है। नहीं मेक सेंस कर रही तो कोई नहीं, रिपीट पे लगा लो, फिर से देख लो, वीडियो ही तो है। उसी तरह से अगर लिबरल स्कूल की बात करेंगे हम, तो लिबरल स्कूल के अंदर भी, क्योंकि लिबरल स्कूल तो पूरा का पूरा आइडिया बेस्ड है, तो इसमें एक भी बार आइडिया रिपीट होने वाला है नहीं, नया आइडिया ही है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कुछ की हम बात कर लेंगे।
कुछ से मतलब सबकी, और सारे के सारे ये कैसे रहेंगे, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि दुनिया कैसी है। उसके अंदर तो हमें बता दिया रियलिज्म में कि दुनिया जो है एक जंगल राज है और इसके अंदर शेर की जीत होती है। इसके अंदर लिबरलिज्म में ऐसा नहीं है, इसके अंदर भैया दुनिया समझदारों की दुनिया है, समझाओगे तो ही तो कोई समझेगा, इस तरीके की बातें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिमाग लगाने वाली बातें करते हैं कि यार अगर हम एक इंस्टीट्यूशन बना दें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो फिर हम सब उसकी बातें सुना करेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप की बातें कर रहे हैं अभी ये। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलेंगे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है, एक ये हो जाएगी चीज़। उसके बाद फिर एक आ जाएगा सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। अब इसमें भी है नहीं, वर्ड के अंदर ही सारे मीनिंग छुपे होते हैं। तो अगर यहाँ पे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कह रहे थे हम, तो समझ में आ रही है ना कि यहाँ पे हम किस तरह की बातें करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप हो, कोऑपरेशन बढ़ाएं अगर सबके साथ, ठीक है, रूल्स सारे के सारे पहले ही फिक्स्ड हों, तो ये जो जंगल है ये जू बन जाएगा, ऐसी वाली बातें हैं। और यहाँ पे क्योंकि सोशियोलॉजी की बातें हो रही हैं, सोशियोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, समाज शास्त्र, समाज की बातें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर समाज, एक समाज दूसरे समाज से अच्छे से मेल मिलाप करेगा, तो उनके बीच में रिश्ते इतने अच्छे डेवलप हो जाएंगे कि वो कभी लड़ेंगे ही नहीं। और नहीं लड़ना, नहीं वॉर हो, यही तो अल्टीमेट गोल है। अब समझ के देखो, पूरी की पूरी जो फील्ड ऑफ स्टडी है इसको करने का रीज़न यही था ना, वॉर ही वॉर हो गई थी भैया, अब चाहिए हमें क्या, शांति, पीस चाहिए, पीस। तो घूम फिर के हम क्या चाहते हैं, पीस। अब टेक्निकली अब तुम सोचोगे ना एक और बात, सिर्फ जब भी हम लिबरल थ्योरीज पढ़ेंगे ना, हम वहीं पे देख रहे हैं कि ये पीस लाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि पीस लाने के लिए भैया आइडिया तो चाहिए ही होगा, लिबरल बातें तो चाहिए होंगी, थोड़ी बहुत तो तुम्हें गुंजाइश रखनी पड़ेगी कि कोऑपरेशन की बातें करो। वेयर एज जब हम रियलिज्म का कोई भी एस्पेक्ट होगा ना, चाहे चाहे स्ट्रक्चरल रियलिज्म हो, मीर शाइमर को भी ले आओ, ये कभी पीस की बातें नहीं करते, ये हमेशा प्रिपरेशन फॉर वॉर की बातें करते हैं कि यू शुड ऑलवेज बी इन प्रिपरेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहते हैं कि भैया अगला वाला जब जिस दिन हो जाएगा प्रिपेयर वो तुम्हें मार देगा, तो बेटर है कि तुम भी प्रिपेयर करते रहो, अगले वाले को प्रिपरेशन में ही लगा के रखो। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो रियलिज्म का कुछ, इसलिए कह रहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्कूल है या स्टडी है ना, तो इसके अंदर फर्स्ट वाली जो है वो लिबरल ही होगी। ऑल दो रियलिज्म पहले से था वेस्टफलिया के बाद, बट फर्स्ट स्कूल तुम्हारा लिबरल स्कूल रहेगा। रीज़न बिंग क्योंकि यही तो पहला स्कूल है, वुडरो विल्सन वाला, जो पहली बार वो बात करेगा कि चलो पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कहाँ रियलिज्म में कोई पीस की बातें कर रहा है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर की बातें करते हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर घूम फिर के वही म्यूचुअल सस्पिशन, ये राइवलरीज इनमें ले जाता है, वो घूम फिर के अलाइंसेस वलाइंसेस बन जाते हैं, फिर गुटबाजी हो जाएगी और फिर हो जाएगी फिर से वॉर। तो वो तो रिपीट प्रोसेस पे लगा पड़ा था। ठीक, तो ये हो गई चीज़ एक सोशोलॉजिकल, अभी आएंगे सब पे ही। फिर आ जाएंगे हम एक बार फंक्शनलिज्म पे, तो ये होगी तीसरा तुम्हारा लिबरल में। फंक्शनलिज्म में कुछ नहीं है, फंक्शन इज़ द कीवर्ड। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये फंक्शनलिज्म की जब हम बात करेंगे ना, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं मतलब इसमें और रियलिज्म में, मतलब काइंड ऑफ देखा जाए तो ये, इसको अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में तुम क्या चीज़ समझोगे, यूरोपियन यूनियन में तुम समझोगे कि कैसे, अगर तुम यूरोपियन यूनियन की पूरी डेवलपमेंट समझोगे, तो शुरू में क्या हुआ था वहाँ पे कि यार एक कोल कंपनी है, स्टील कंपनी है, इन्होंने ना मिल के अपने जितने भी लेबर वेबर हैं सारे के सारे मिल के इन्होंने अपना एक यूनियन बना लिया। और क्योंकि हम कह सकते हैं ये बात, जैसे कि अगर तुमने आईजीपी वगैरह इनमें अगर चीज़ें देखी होंगी, कि जो यूनियन होती है ना, ये कुछ नहीं होती, ये पॉलिटिकल पार्टी की छोटी बहनें हैं ये यूनियंस। चाहे तुम्हारी लेबर यूनियन हो जाए या फिर बस यूनियन, ऑटो रिक्शा वाली, कोई भी यूनियन हो, ये कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की छोटी बहनें हैं। पॉलिटिकल पार्टी जितने मेजर जो कांड हैं वो नहीं करती हैं, वो कांड के लिए इनको रखती हैं कि तुम करो भैया कांड। तो अच्छा खासा जो पॉलिटिकल तुम्हें जो भी एक मोटिव कभी चाहिए होगा तो वो यूनियन क्रिएट करके देंगी। अब अगर ये यूनियन अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो जाए और यूनियन यूनियन में ना बहुत ज़्यादा रोल या फिर लेट से योगदान समर्थन जो होता है वो कहाँ, किन का होता है, वो लोअर लेवल या फिर लेट से लोअर रंग, जो भी कहना चाहो, लोअर क्लास, अगर मिडिल क्लास बोल रहे हो तो लोअर क्लास भी तो होगी एक,
जैसे अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो उसी तरह लोअर क्लास। और हमेशा समझो ये जो पॉपुलेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मिडिल क्लास में तुम्हें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लेबर लेवल पे तुम्हें ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक जगह है जो डेमोक्रेटिक है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना फिर ये यूनियन वाली चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे वोट की बातें हैं, एक आदमी एक वोट। तो इसका मतलब है कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई लोअर लेवल वाला चीज़। अब अगर यदि तुम यहाँ पे पॉलिटिक्स ना बिल्कुल एलिमिनेट कर दो इस लेवल पे, अब ऑब्वियस ही बात है, तो कार्ल मार्क्स वाली बातें हो गई फिर, कि पॉलिटिक्स से रिमूव कर दी नीचे से। वो नहीं कर रहे हैं हम, बट उसका ऑल्टरनेटिव ही चल रहा है उसी टाइम पे। अगर तुम लोअर लेवल पे पॉलिटिक्स हटा दो, तो तुम क्या बातें कर रहे हो फिर? तुम बात कर रहे हो बेसिकली काम कैसे कैसे बढ़ रहा है कोल स्टील इंडस्ट्री के अंदर उधर, कैसे कैसे प्रोडक्शन आ रही है, कैसे कैसे सप्लाई हो रही है। ये चीज़ जैसे ही थोड़ी इंस्टीट्यूशन इनका थोड़ा बहुत लेट से कि ऐसा है ना कि 5-10 साल चला लिया, 15 साल चला लिया, तो अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गया है, तुम्हें पता चल गया कि भैया कौन सी पोजीशन पे कैसे आदमी लाना है, कैसे नहीं लाना, पूरी चीज़ हो रही है। जब वो चीज़ आ रही है तो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि ये हवा में नहीं चलती है कोल स्टील के, कोल स्टील बेच दिया, आगे कार मैन्युफैक्चरर होगा, वो मतलब डिपेंडेंसी बना चुका है इस स्टील पे। ठीक है, कोई अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, उसमें स्टील आएगा, वो भी यहाँ पे एक डायरेक्ट लेट से कि एक डिपेंडेंसी बनती जा रही है। अब डिपेंडेंसी बन रही है या नहीं बन रही, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इनका फंक्शन अगर बंद हो गया, तो इनके सारे के सारे फंक्शन जितने भी हैं ये कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना। लेट्स से कि हायरार्की है, अंडर सेक्रेटरी, ऊपर एक और हो गया कोई जॉइंट सेक्रेटरी, उसके ऊपर आ गया एक एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, उसके बाद आ गया कोई चीफ सेक्रेटरी हो गया। पॉइंट इस कि अगर ये अपना काम नहीं करेगा तो ये अपनी ड्यूटी कैसे निभा पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये जो लिंकेजेस है ना, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल लिंकेजेस, ये इस्टेब्लिश हो जाए और इनको सेफ गार्ड किया जाए। और एक बार अगर ये सेफ गार्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली ही विल प्रोटेक्ट हिम, दे विल प्रोटेक्ट देम, ऊपर से नीचे सब प्रोटेक्शन भी आती है फिर। तो इसका क्या मतलब है, बहुत सरल भाषा में बोलो तो, कि लोअर लेवल पे अगर तुमने अच्छे से विदाउट पॉलिटिक्स एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर दी, तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग फंक्शनल लिंकेजेस। और ये अगर ईयू का एग्जांपल से अगर तुम समझोगे, तो वहाँ पे तुम देखोगे कि वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस जो है वो कहाँ तक बन गया है अब, टिल नाउ। तो अब तक तुम देखोगे कि ये ऊपर ऊपर जाते जाते ना, जो मेन पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास जो मेन होती है वो कौन सी होती है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वगैरह से चीज़ें लोगे तो ये होते हैं एलीट्स। क्योंकि एलीट्स खुद डिपेंडेंट हो गए होंगे ना सारे के सारे इन स्टील और कोल इंडस्ट्रीज़ पे, जो भी इनकी यूनियन नीचे बने हैं। तो एनी हाउ जब आएगा तभी देखेंगे क्यों घुसना इस चीज़ में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शनलिज्म वाली बातें। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस। तो यार इंटरडिपेंडेंस जो है, अब पीछे तुमने देखा फंक्शनलिज्म, अब फंक्शनलिज्म के अंदर एक बार को तुम देख सकते हो फंक्शनलिज्म जो है पीछे जो भी हम देख रहे थे चीज़, वो कहीं ना कहीं पे तुम्हें रीजनलाइजेशन, रीजनलिज्म, ये वाली एस्पेक्ट्स में भी लेता हुआ जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर विदाउट रीजनलिज्म अगर हम चीज़ को समझना पड़े, ये रीजनलिज्म का मतलब है कि रीजनलिज्म में 2-4 रीजन होंगे, लेट से कि पूरी दुनिया है, तो 1 2 3 4 तुम ये बातें कर रहे हो, इसी का अगर एक मैक्रो व्यू लो अगर, कि और क्या हो सकता है, लेट से कि अगर एक ही रीज़न यही बन गया अगर पूरा, तो तुम उसको फंक्शनलिज्म नहीं बोलोगे, है वही चीज़ टेक्निकली, बट यहाँ पे तुम उसको इंटरडिपेंडेंस बोलने लग जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम बोलोगे फिर कि मार्केट्स भी सारी की सारी इंटीग्रेट हो गई हैं। ठीक है, उसी तरीके से, क्योंकि मैंने बोला कि लिबरल थ्योरीज ही हैं जो पीस की बातें एक्चुअल में कर रही हैं, जिसका जो कि मेन तुम्हारा एम था। एम मतलब एग्जैक्टली पीस डेवलपमेंट तो नहीं है, बट एम ये तो था कि वॉर ना हो, वॉर ना होगा मतलब तो ये है ना सब पीस पे है। ठीक है, मुंह फुला के थोड़ी बैठे रहोगे सब, पीस पे ही तो बैठोगे सब। तो इसलिए हम एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं लिबरल थ्योरीज़ को, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज़, कि जितनी भी हम
थ्योरीज, लिबरल थ्योरीज पढ़ेंगे हम, उनको सबको पीस थ्योरीज भी बोल सकते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरीज एक ही बात है। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे ये पुट फॉरवर्ड करना चाह रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी होगी तुम्हारे पास तो लड़ाई करनी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि सारे लोगों का डिसीजन जो है फनल फनल आउट हो रहा है और वो निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है सारे लोगों से, लेट से कि इलेक्शन होगा, उसके बाद जो जो भी लीडर होगा उसको पता है मैं 4-5 साल के लिए आया हूँ, मैं लड़ाई करूँगा, तो अगर अच्छे से नहीं हुई लड़ाई और हारने वारने लग गए तो मुझे तो हटा देंगे। और हर एक को प्यारी है अपनी जॉब, ठीक है, अनएम्प्लॉयड कोई नहीं होना चाहता। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये प्रोसेसेस स्लो होंगी। तो अगर एक डिसीजन है हेक्टिक, लेट से कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया, वो कह रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ से भी निकलूंगा वहाँ से भी निकलूंगा। पॉइंट इज़ कि वो अगली बार आया थोड़ी, चाहे कितना भी पूरा का पूरा अमेरिका ही बोल रहा हो अमेरिका फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, बट पॉइंट इज़ कि ही वॉज नॉट एबल टू कम बैक टू पावर। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए डेमोक्रेटिक वर्ड भी काफ़ी अच्छा खासा हैवी इन्फेसिस दे दे के हर जगह लगाया गया है। क्यों? कहीं ना कहीं पे जो पूरी पूरी फील्ड ऑफ स्टडी है वो चाहती है कि भैया सारी दुनिया जो है डेमोक्रेटिक हो जाए। अब इसमें यूएसए का तो बहुत सिंपल सा गेन है, डेमोक्रेटिक हो जाएगी तो भैया सिंपल सी बात है ना, मैं चला लूँगा उनको, मैं तो डेमोक्रेसी का मास्टर हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से डेमोक्रेसी है यूएसए के पास। तो यूएसए को डेमोक्रेसी का आर्ट पता है, उसको पता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ इसके अगेंस्ट भी गई है क्योंकि अगर तुम बुश डॉक्ट्रिन देखोगे, जो कि जा जा के कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पीट पाट के तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी बिठा के आ जाऊँगा, बट उससे कुछ बात बनेगी नहीं। सिंपल रीज़न हमने क्यों देखा है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तुम गन पॉइंट पे ऐसे डेमोक्रेसी बिठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लेजिटिमेसी है वो नहीं मिलेगी कभी। लेजिटिमेसी जो एक एक होता है ना कि यू हैव सैंक्शन लीगल अथॉरिटी तुम्हें दी गई है, सब लोग मान भी रहे हैं, वो नहीं मानेंगे, सबको लगेगा तुम पपेट हो, तुम यूएसए के पपेट हो, चाहे ना भी हो, पर पॉइंट इस लगेगा तो ऐसे ही कि कोई और बिठा के गया। इनफैक्ट चाइना तो यही बोलेगा कि डेमोक्रेसी कुछ नहीं होता, डेमोक्रेसी इज़ अ रिजीम जहाँ पे तुम रिजीम चेंज कर सकते हो बार बार, ठीक है। और कौन कर सकता है? यूएसए ही कर सकता है, और कौन करेगा? तो एनीवे और यूएसए कैसे करेगा? क्योंकि यूएसए मास्टर होगा किस चीज़ का? वर्ल्ड मार्केट, वो डिसाइड करेगा। अब समझो यूएसए की सबसे जो बड़ी शक्ति है ना, तो मैं बहुत सरल भाषा में यूएसए की सबसे बड़ी शक्ति बता रहा हूँ कैसे ये कंट्रोल करता है सब कुछ। यूएसए के पास ज़्यादा लोग नहीं है, पहले तो बात समझो, 300 मिलियन है। पर 300 मिलियन चाहे ज़्यादा नहीं लग रहे होंगे क्योंकि हम इंडियन हैं, तो हमारे को तो भैया बिलियन के नीचे बात ही समझ नहीं आती, ठीक है। पर पॉइंट समझो, चाइना और इंडिया के बाद ये थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है यार, थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब और दिमाग लगाओ, अब ये समझो, इंडिया का आदमी क्या खपत करवा देगा पैदा दुनिया में? कुछ पैदा करवा सकता है क्या यहाँ पे? मतलब 80 करोड़ लोग की जेब में 500 रुपये नहीं थे यार अभी, आफ्टर लॉकडाउन 1-2 महीने के अंदर 80 करोड़ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत अत गरीब लोग हैं इंडिया में। तो यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यहाँ का लेट से कि अगर 10 लोगों का भी परिवार है एक, तो यहाँ पे एक गाड़ी भी कोई डिमांड करता हो, 1 कार? नहीं, शादी में किसी की आएगी आएगी, वो भी इन 80 करोड़ की नहीं है, बाकी जो भी बच गए 20-25 करोड़ उनकी में, और उनमें भी नहीं, उनमें भी 1-2 करोड़ में। तो इतनी खपत डिमांड नहीं, खपत पैदा नहीं करता है इंडिया। चाइना तो खुद ही अजीब सा है, वो भी ऐसा ही है, और करता भी होगा खपत पैदा तो वो दुनिया के लिए नहीं करता है, जो कि एक बहुत बड़ी एक इशू यूएसए का रहा है चाइना से। जो मेन वो चीज़ लेट से जो उसके ग्रीवेंसेस हैं वो यही तो है कि चाइना ने अपनी मार्केट कभी ओपन ही नहीं करी है, तो उसके अंदर खपत आ भी रही होगी तो हमें पता चल ही नहीं रहा है, हम प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये है यूएसए, और यूएसए है दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट। इसका मतलब क्या है कि भैया तुम चाहे एक नेल बनाओ, प्रोड्यूस कर लो, या तुम एक पूरी पूरी कार प्रोड्यूस करो, यूएसए हैज़ द कैपेसिटी कि वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। वहाँ पे अगर 5 लोगों का परिवार है तो 5 गाड़ियाँ चाहिए उनको, 5 कार्स, 5 कार बिल्ड करनी है, कितना काम है ये सोच के देखो। और यहाँ पे तुम ये कम से कम 100 लोगों की पॉपुलेशन कर लो तो जाके भी ना बराबर पड़े।
तो ये बात समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी मार्केट और कहीं कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, कभी अभी एट प्रेजेंट टाइम नहीं कर सकता, और काफ़ी फ्यूचर तक भी नहीं कर सकता। इंडिया में जी बिल्कुल डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, बट इतना नहीं है। इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, वो नहीं होती कि 100 रुपये की चीज़ जो 10 लाख में बांट दी, उस तरीके का डेवलप हो सकता है। जैसे कि तुम्हारा लेट से 4G 5G स्पेक्ट्रम, या फिर तुम्हारे ऐप्स हो गई हज़ारों तरह की। और उसमें भी रीज़न ये है ताकि घूम फिर के क्या हो, ताकि यूएस से ही अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो और अच्छे से डेवलप कर सके, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी है वो चलती है डेटा से। और डेटा बिल्ड करने के लिए तुम्हें चाहिए बहुत सारे हाथ पैर, और इनपुट इनपुट के लिए तुम्हें लिटरली सैम्पल पॉपुलेशन चाहिए। तो ये है इंडिया और चाइना अभी इस समय। ठीक है, सैम्पल पॉपुलेशन। घूम फिर के जो फाइनल जो चीज़ बनेगी, अब लेट्स से कि ये एप्पल में है, तुम्हारा ये सीरी सॉफ्टवेयर है, या फिर तुम्हारा अमेज़ॉन का एक्को हो गया। अब ये घूम फिर के यूज़ तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन करने वाले हैं? द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। बट ये जो डेवलप हुई हैं वो कैसे हुई हैं? जब तुमने बार बार इतने 1.3 बिलियन, इतने इतने बिलियन बिलियन लोगों से जब बार बार ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जब बार बार लेट्स से कि उनसे रिकमेंडेशंस लिए हैं, उनको देखा है वो क्या क्लिक करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डेटा गेम ही चल रहा है दुनिया में। एनी हाउ, इंटरडिपेंडेंस देख लिया। इंटरडिपेंडेंस कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, तो ये भी यूएसए के फेवर में ही है, पूरी कुछ नहीं है। उसके बाद एक, अब इंटरडिपेंडेंस आ गया ना, अब क्योंकि किसी को कूल बनना था तो किसी ने एक और बड़ा नाम रखा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। जोसेफ नाई जी का है ये, तो ये तो कूल लगना था ही एनी हाउ वन डे, बट कुछ फ़र्क इसमें भी नहीं है। ठीक है, बट फ़र्क आ जाता है टाइम में, कि कौन से टाइम की बात हो रही है। तो जहाँ पे पहले हम देख रहे थे कि सब में या तो कोल्ड वॉर के टाइम की बातें थी, या कोल्ड वॉर, हाँ मतलब था ही, डिटेंट में भी तुम बोलोगे कोल्ड वॉर ही चल रहा था। डिटेंट था बीच में जब रिलैक्सेशन आ गए थे, बट उसके बाद फिर से कोल्ड वॉर ही चल गई थी। ये जो है ये है पर बाद के बाद का। बाद के बाद का मतलब कोल्ड वॉर के बाद का, मतलब कि 89 के अंदर यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया है। अब तुम समझो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है, कि भैया यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है एक। अब सार सबको यूएसए ने जितने को भी और तंग, लेट्स से कि कोई अपनी इकोनॉमी खोल नहीं रहा था, जैसे कि इंडिया हो गया, तो इनको भी मजबूर कर करके खुलवा दी। कैसे खुलवा दी? क्योंकि जो की आर्किटेक्चर जो था दुनिया का, उसमें की पोजीशंस जो थी उन की आर्किटेक्चर वाली बॉडीज़ में वो यूएसए ने नाप रखी थी। लेट्स से कि अब आईएमएफ के प्रेसिडेंट ही तुम हो, और इंडिया का तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस करवा दो, तो आईएमएफ पे अगर तुम्हारा जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए का ही बैठा हुआ है, तो वो तो बोलेगा ना कि भाई सुनो यार, पहले अपनी मार्केट खोल, हमें एक्सेस दे अपनी मार्केट का, उसके बाद ले ले जितना लोन चाहिए या जो भी प्रॉब्लम है। इसकी मार्केटिंग ऐसे होती है, ऐसे बोल के होती है इसकी मार्केटिंग इस पूरे सिस्टम की, कि भाई देखो, इंटरडिपेंडेंट हो जाओगे अगर, अगर तुम दोनों के जो, लेट से कि तू गाड़ी बनाता है और तू बनाता है स्टील, तो तुम दोनों आपस में लड़ाई थोड़ी करोगे, क्योंकि दोनों की दुकान, दोनों के घर पेट इसी से पल रहे हैं। सिंपल बात है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो लेट से ही स्टार्ट करते हैं फिर पूरी चीज़। बस ख़त्म इस पे भी होगा नहीं ख़त्म, क्योंकि आगे भी हमें जाना पड़ेगा, मार्क्स स्कूल पढ़ना पड़ेगा। बट ये वाली चीज़ तो आई थिंक लास्ट वाली क्लास में ही हमने अच्छे से कर ली थी, मार्क्स स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये तो मैंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लेके समझाया था, बट इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं पूरा। तो यार पेपर वगैरह निकाल लो तुम, और जैसे मैं बना रहा हूँ तुम वैसे ही अगर सब बनाते रहोगे, तुम्हारा ही वर्क आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रियलिज्म, लिबरल्स। अब इसके अंदर
सिर्फ तुम्हें कीवर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि सेंटेंसेस यार तुम बना लोगे सारे के सारे। तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स की एक डेटा बैंक होना चाहिए तुम्हारे पास खुद का। मेटा आइडियोलॉजी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर रियलिज्म के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी, जैसे कि हमने बोला स्ट्रक्चरल रियलिज्म, अलाना रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म, फलाना रियलिज्म। ठीक है, तो ये मेटा आइडियोलॉजी एक छतरी की तरह काम करेगी, और इसमें तुम सारी बातें जितनी पुरानी वाली हैं, इट इज़ एन अम्ब्रेला वगैरह सब यूज़ कर सकते हो। डोमिनेंट है ये, डोमिनेंट या फिर हेजेमोनिक। अब इस बात का कोई ख़ास मतलब होता नहीं है अनटिल अनलेस तुम ये देखो कि यार चाहे तुम लिबरल बातें कितनी भी कर लो, घूम फिर के तुम अपने नेशनल इंटरेस्ट या फिर पावर सीकिंग नेचर से दूर तो नहीं जा रहे हो। घूम फिर के तुम कलेक्ट तो पावर ही कर रहे हो, चाहे किसी भी नाम में कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि लिबरल कुछ और कर रहे हैं, वो भी पावर ही सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पॉइंट इज़ कि उनका तरीका ये है कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, देखो इससे पीस होगी। कैसे पीस हो रही है अगर यूएसए ही हेजेमनी में रहेगा तो। ठीक है, तो सब बकवास बातें हैं घूम फिर के। यही हेजेमनिक आइडियोलॉजी है तुम्हारी। इसके डेवलपमेंट की बात होगी कि यार ये स्कूल अगर ये पहले से चलता आ रहा था तब हम स्कूल तो बोलते नहीं थे। मतलब कि वेस्टफेलिया वाले टाइम से चीज़ चलती आ रही है। उसके बाद कहाँ तक चली है, वर्ल्ड वॉर 1 जब हो गया उसके बाद पक गए लोग, तो उसके बाद बोला कि चलो लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्कूल, अ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, जिसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हो रहा है, इससे पहले तो रियलिज्म चल ही रहा था। तो इसको हम स्कूल क्यों नहीं बोल रहे थे? कोई तो रीज़न होगा कि इसको हम स्कूल ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ लिटरली द रूल्स ऑफ जंगल। अब इसमें स्कूल थोड़ी बोलते हो तुम जंगल को, जंगल में जानवर रह रहे हो तो उसको स्कूल नहीं बोलोगे, उसको जंगल ही बोलोगे। इस जंगल को किसी तरह से तुम ट्राई कर रहे हो कि एक जू में कन्वर्ट कर दो जहाँ पे रूल्स हों। इसलिए तुम फालतू के अजीब अजीब तरीके के आइडियाज़ लाए, जैसे कि लीग ऑफ नेशन रखेंगे, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी रखेंगे। तो मतलब बेसिकली 14 स्पीच वाले जितनी भी बातें थी वुड्रो विल्सन की, ये सारी की सारी आ गई। स्कूल इस्टेब्लिश हो गया, स्टडीज शुरू हो गई। बट पॉइंट इज़ इम्प्लीमेंट करने जब गए तो समझ में आया कि इट इज़ नॉट दैट इजी। इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं सकते इन चीज़ों को, कोई मानेगा ही नहीं। हम ही तो मान रहे हैं एक दो लोग, बाकी तो मानेंगे ही नहीं, बाकी समझदार हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये पूरी पूरी चीज़ से इतने ज़्यादा लोग पक जाएंगे कि यार ये वुड्रो विल्सन लोग क्या कराना चाह रहा था, क्या क्या बकवास बातें कर रहा था, कैसे ही प्रैक्टिकल है ये चीज़ें, कैसे ही लीग ऑफ नेशन चला लेंगे। और वो भी कौन चला लेंगे, क्योंकि खुद तो ये जुड़े नहीं यूएस से। टेक्निकली कुछ भी काम अच्छे से करना है तो खुद किया करो, किसी और के बल पे खेलोगे हारोगे। अब इन्होंने सोचा यूएसए ने कि यार मेरे को तो अलाउ कर नहीं रहे ज्वाइन करने से, मेरी ही पार्लियामेंट अलाउ नहीं कर रही है, ब्रिटेन और फ्रांस के भरोसे छोड़ के आ गया हूँ। बट उन पे तो अपने काम है ना, उनको अपने कॉलोनियल एम्पायर जो टूट रहे थे वो संभालने हैं। यूरोप के हैं दोनों के दोनों कंटेंडर हैं, तो आपस में लड़ने भिड़ने अलायंस बनानी, वो चीज़ों पे ध्यान देंगे वो, या फिर लीग ऑफ नेशन चलाएंगे। तो दे अलाउड इट टू फेल, लीग ऑफ नेशन को, और ये चीज़ हो गई ख़त्म। और ख़त्म हो जाएगी तो ब्लेम थोड़ी लेंगे खुद के पे, तो बोलेंगे ना कि स्टूपिड चीज़ें हैं भैया क्या है। और ब्रिटेन ही है वो जगह जहाँ पे सारी ये ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड वगैरह, किंग्स यूनिवर्सिटी, ईटीसी ईटीसी। तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो एकेडमिक स्टडी जो है, जो कि अभी कैसे स्टार्ट हुई थी लिबरल स्टडीज़ से, ये पूरी पूरी ये धीरे धीरे कन्वर्ट होती 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 कहाँ पे चली जाएगी वापस, रियलिज़म की ओर, नियो रियलिज़म। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि एज अ स्टडी, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी जो है, रियलिज़म लिबरलिज्म के बाद आया है, इनफैक्ट एज अ रिस्पॉन्स आया है, एज अ रिस्पॉन्स आया है। ऑल दो रियलिज्म ही था पहले भी, बट वो फील्ड ऑफ स्टडी वाली बातें नहीं थी। वो था कि जंगल है, जंगल में कोई स्टडी थोड़ी हो रही है, वो तो रूल है। अगर तुम जंगल में आज भी ले जाओगे तो वह रियलिज्म ही चल जाएगा, हर कोई अपना अपना देखने लग जाएगा तुरंत। ठीक है, कोई अच्छी बातें या दूसरे का फ़ायदा कोई कुछ नहीं करने वाला ये सब। तो एज अ स्कूल अगर बोलोगे तो वो लिबरल के बाद सेकंड में, सेकंड फेज़ जो है उसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने वो वाली चीज़ें भी डिस्कस कर ली हैं कि तो ग्रेट डिबेट्स थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो उसमें फर्स्ट मेजर डिबेट जो थी वो यही वाली थी, रियलिस्ट वर्सेस लिबरल्स। ठीक है, जब ये बातें हो जाएंगी तो हमें
लिबरल्स की तरफ भी थोड़ा सा आंख मार लेनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ तुम्हारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसमें दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैसे बोलते हैं कि लिबरल्स को हम बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ लाइट, और इनको बोलते हैं हम चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। कोई मतलब नहीं इन बातों का, बस पोएटिक बातें लिखने में अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है लिबरल्स की वो क्या है कि भैया हम जो हैं आइडियाज़ पे बहुत विश्वास रखते हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज़ द पावर ऑफ आइडियाज़, और इससे हम क्या करेंगे, उन आइडियाज़ को ना बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि यही तो इशू रह गया था वुडरो विल्सन के टाइम पे, इम्प्लीमेंट ही तो नहीं हो पाया सही से। आइडिया तो डिमोनेटाइजेशन भी बहुत अच्छा था, इम्प्लीमेंट ही तो नहीं हुआ। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी, लेट्स से कि सोल होती है किसी भी आइडिया की। तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के लिए इकलौती चीज़ जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, विल। विल होगी तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म हो गया तो अब बेमतलब की बार बार लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ठीक है, सिंपल बात। अब तुम्हें नाम रखने होंगे लोगों के कि भैया रियलिज़म की बातें करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो समझो रियलिज़म के अंदर तुम दो तीन तरह से दोगे। सबसे पहले तो दोगे एक ब्रॉड में कौन कौन से तुम्हारे स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे सारे स्कॉलर्स पुराने वाले आ जाएंगे, हॉब्स आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे कौटिल्य जी आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वाले, ये सारे पुराने वाले हैं, और पुरानी बातें ही देखनी है हमें कि क्योंकि रियलिज़म तो सबसे पुरानी चीज़ों में से एक है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे ये थूसीडाइडिस, थूसीडाइडिस, ये थूसीडाइडिस ट्रैप नहीं होता, मिडिल इनकम ट्रैप, या मिडिल इनकम ट्रैप कह रहा हूँ सॉरी। जब दो, लेट्स से कि एक राजा है दुनिया का और एक नया उभर के आ रहा है, तो इन दोनों में जो टकराव होंगे उनको बोलते हैं थूसीडाइडिस ट्रैप। जैसे कि यूएसए है अभी, और ये चाइना। तो चाइना उभर के आ रहा है, राइज ऑफ चाइना हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी करंट डोमिनेंट पावर होगी उसके साथ डायरेक्ट टकराव हो जाएगा उसका। ठीक है। और ये चीज़ थुसिडाइडिस ने कहाँ से एनालाइज करी है, तो उसने पेलोपोनेशियन वॉर से करी है। ग्रीक टाइम पे ग्रीक सिटी स्टेट्स के अंदर वॉर हुई थी एक। उसके बाद तुम भूलो मत सबसे इम्पोर्टेंट, मैकियावेली। और अब ऑब्वियस सी बात है तुम्हें समझ में आ गया सोल चीज़ क्या है, तो यहाँ पे अब हॉब्स की बातें आ जाएंगी। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसा है तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एनार्किक जंगल राज है पूरा का पूरा। ठीक है। और जो स्टेट का रोल हो जाएगा तो वो अचानक से कैसे हो जाएगा कि पावर पावर बढ़ाओ, और मतलब ठीक है, हॉब्स की बातें तुम्हें आगे समझ। कौटिल्य, कौटिल्य भी बात करता है तो सीधा किस पे बात करता है, डायरेक्ट तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे, और क्या रोल होना चाहिए तुम्हारा, पावर, पावर एंड सिक्योरिटी, और कोई बात नहीं है। थ्यूसिडाइडस अगर बात कर रहा है तो क्या बात कर रहा है, तो वो भी इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहा है कि एथिक्स की तो जगह ही नहीं है स्टेट्स में, स्टेट्स एक अलग तरीके के जानवर है, ये पावर सीकिंग जानवर है, पावर की बातें करनी है इनको। अब थ्यूसिडाइडस ने एनालाइज किसको किया है, ह्यूमन को करा है, ह्यूमन से ही वो स्टेट को, जैसे वो वाली बात नहीं हो जाती थी, स्टेट इज़ ह्यूमन रिट लार्ज वाली बात, तो वही है काइंड ऑफ। पर घूम फिर के जो तुम्हें सोल आइडिया लेना है वो ये लेना है कि एथिक्स है नहीं रियलिज्म में। इधर पूरी किसी भी चीज़ को कोई भी अगर कोट कर दोगे तुम, ये आएगा नहीं। शुनजू भी ले लो, चाइनीज़ भी ले लो, शुनजूज आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी अगर ये पुराने वाले लोग, ये सारे के सारे पुराने लोग हैं, ये नए वाले कंटेम्प्रेरी लोग नहीं हैं। यहाँ पे हम अभी मीर शैमर और ये जो जोसेफ नाई, ये वाली बातें तो हो ही नहीं रही हैं अभी इस समय। कैनेथ वॉल्ट्स नहीं है, ये सब पुराने पुराने हैं जिनकी पुरानी महाकाव्य महाकिताबें लिखी हुई हैं, ये उनकी बातें हैं। घूम फिर के सार जो है वो सबका एक ही है, एथिक्स की जगह नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो एक डिफरेंट तरीके की ही स्पीशी या जानवर है। ठीक है। उसी तरह से अगर लिबरल्स को देख लेंगे तो लिबरल्स में हम कहीं पे भी लिबरल आएगा ना, तो तुम एक आदमी को हमेशा कोट कर सकते हो, कहीं पे भी कोट कर सकते हो, इमैनुअल कांट को। ठीक है, ये तुम्हारे राइट्स में भी आते हैं, जस्टिस में भी। पॉइंट इज यहाँ पे तुम्हें दो ही बातें इमैनुअल कांट की इंपॉर्टेंट रखनी है।
एक हो गई डेमोक्रेसी, दूसरी हो गई फ्री ट्रेड। क्योंकि तुम्हें लिबरल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझनी है, तो उसके अंदर तुम्हें अगर तुम रेफरेंसेस भी दे रहे हो तो सीधा डायरेक्ट की पॉइंट पकड़ के दिया करो। डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड, तो रिजल्ट क्या होगा दोनों को ऐड करोगे तो? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। डन। और अगर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आ गई तो मतलब क्या होगा? वॉर करेंगे नहीं, वॉर करेंगे नहीं तो मतलब क्या हो गया? परपेचुअल पीस। और ये परपेचुअल पीस जो है ये है इमैनुअल कांट का टर्म। तो अगर या तो डेमोक्रेसी और फ्री ट्रेड याद रखो या फिर बस परपेचुअल पीस याद रखो इमैनुअल कांट के साथ। ठीक है, लिबरल हो गया तुम्हारा तैयार। दूसरा अगर देना हो, नॉर्मन एंजल, ऑब्वियस ही बात है, सबने नाम सुना है। तो क्या बात है इनकी? इनकी बस नॉर्मल वही वाली बात है, वॉर समझो, पीस की बातें हैं, पीस की बात है। लिबरल मतलब यहाँ पे पीस की बात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिबरल आ रहे हैं तो पीस करवाने के लिए आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बोलेंगे नॉर्मल एंजल? सिंपल सी बात बोलेंगे, भैया वॉर में किसी का प्रॉफिट नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। और जिसको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो ही इज़ इन अ इल्यूजन, वो बहकावे में है। किसी का प्रॉफिट नहीं होता वॉर में। ठीक है। और जो सोचे कि वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन तो वो ऑल्सो इज़ अ स्टूपिड पर्सन, बिकॉज देर आर ऑलवेज एंड ऑलवेज देर आर ऑल्टरनेटिव्स, देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स टू वॉर। ठीक है, कहाँ पे ये होता है कि वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन या फाइनल ऑप्शन? नहीं, तुमने एक ऑल्टरनेटिव तुम देखना भूल गए हो, ये मतलब है इसका कि तुम में दिक्कत है। ठीक है। अच्छा, एक और हाँ, रियलिज्म में ही एक और लिख सकते हो तुम, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये है वो टर्म, रेजन डिटार्ट। अब ये मैकियावेली ने यूज़ करी है, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ये वाली चीज़ जो बिल्ड अपॉन करेगा, ये कौन करेगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क, मॉन नहीं। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। अब ये वाला नाम वो कैसे चेंज कर देंगे? वो रख देंगे नाम इसका रियल पॉलिटिक। अब सुना तुमने, सब कुछ ही है, बस एक स्ट्रक्चर देने वाली बात है। तो मैकियावेली का रेन डे टार्ट, दैट इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, विल गेट कन्वर्टेड इनटू रियल पॉलिटिक। सेम चीज़ है, बात है वही, नेशनल इंटरेस्ट की प्राइमेसी, एथिक्स का कोई रोल नहीं। बट बात है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी कर ली। ये समझ लो यार, ये है इंदिरा गांधी समथिंग आवास योजना, और इन्होंने आके कर दी दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, चीज़ वही है। तो फिर अब रियलिज्म को ही खोलते हैं। तो रियलिज्म को खोलते हुए सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लासिकल रियलिज्म पे। अब क्लासिकल रियलिज्म और यहाँ पे है स्ट्रक्चरल रियलिज्म तुम्हारा, दोनों को साथ में करने की कोशिश करेंगे और बीच में हम घुसा लेंगे फेमिनिज्म। तो अब समझो, क्लासिकल रियलिज्म हो या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म हो, दोनों के बीच में तुम्हारा जो बेसिक अजम्पशन है वो एकदम सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। फ़र्क है तो बस एक चीज़ में, किसमें होगा? तुम्हारे मेथडोलॉजी में। नाम में एक बार घुस जाते हैं, क्लासिकल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सिर्फ क्लासिकल वर्ड से ही अगर तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो बी रैशनल, तुमको अपने आप लग जाएगा कि अच्छा ये पुरानी हुई वाली बातें हैं क्या, वेस्टफेलिया के बाद वाली टाइम की बातें, पीबीएम मॉडल, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज़, ये वाली बातें हैं क्या? तो तुम बोलोगे जी हाँ वही बातें हैं। तो लेट्स गो इनटू इट। तो इसके अंदर हमारा जो वन ऑफ द मेजर एक्सपोनेंट है वो हैं मॉर्गन थू। और ये
कुछ नहीं है, मैकियावेली और वो सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए तुम्हें उससे, क्योंकि तुम ना, अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा तो सिर्फ नाम से ही तुम आइडिया लग जाएगा बोलना क्या था। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि क्लासिकल रियलिज्म की बातें हो रही हैं, तो हम क्लासिकल वही क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर वाली बातें करने वाले हैं। और जो बैलेंस ऑफ पावर वाली ये बातें करने वाले हैं, तो इसके अंदर हमारा एनालिसिस का जो तरीका है ना, वो है एक्टर लेवल तरीका, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल तो हम यहाँ कर रहे हैं। अब इन बातों का मतलब क्या होगा, जब हम एक्टर लेवल की बातें करते हैं तो हम जिन क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रहे हैं वो हैं नेचर के। लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं, तो मॉर्गन थ्रू ने ही अपने 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल दे रखे हैं, और इसके अंदर जो बेसिकली वो दे रहे हैं, तो आधे टाइम तो वो नेचर की बातें कर रहे हैं। नेचर ऑफ, पहले तो ह्यूमन, ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो समझो ये क्या क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं ये नेचर डिफाइन कर रहे हैं कि नेचर कैसा है। जब हम स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, हम स्ट्रक्चर पे हम नेचर को इग्नोर मारते हैं। अब इसका मतलब समझना पड़ेगा यार, ऐसा समझो ना, तुम्हारा एक दोस्त है, उसका नाम है विक्की, ठीक है, तुम्हें पता है कि विक्की जब टेंशन में होता है ना, तो झापड़ ही झापड़ मारना शुरू कर देता है अपने दोस्तों के। बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ, बट मान लो थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें अब नेचर पता है उसका, तुम्हें पता है ये अगर टेंशन में आया तो ये झापड़ झापड़ मारता है, दोस्तों के ही मारेगा, दुश्मनों के बाद में पहले दोस्तों के मारता है। तो तुम्हें आदमी समझ में आ गया ना विक्की कैसा है, ठीक है। अब अगर तुम इसी चीज़ को स्ट्रक्चर लेवल पे एनालाइज करोगे, तो तुम बोलोगे कि यार जब इसके आसपास टेंशन वेंशन हो जाती है, इसको टेंशन पर्टिकुलर इस तरीके की होती है कि इसकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही है क्लास में, इसके मार्क्स नहीं आ रहे, इसकी जॉब सही से नहीं लग रही, इसको सैलरी सही से नहीं दे रहे, तब ये ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है इसके साथ कि इसके पास ना ऑप्शन नहीं बचता है कुछ और करने के अलावा, बट टू फाइट विद हिज फ्रेंड्स। ऐसा बोल सकते हो तुम, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा बातों का। वो पॉइंट इज कि यहाँ पे ऐसा कुछ अलग नहीं करा है, पॉइंट इज इस पर्सन के अंदर घुसने की जगह तुम इस पर्सन के आसपास क्या क्या हो रहा है वो वाली चीज़ों से इस पर्सन क्या करेगा उस पे आना कोशिश कर रहे हो। ये कैसे नहीं समझ पा रहे, फिर से समझो। ये पर्सन है, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, दिमाग में भीतर क्या चल रहा है, वो हो गया एक्टर लेवल। लिटरली तुम इसका नेचर समझना चाह रहे हो कि ये नेचर क्या है, ये आदमी ऐसे ही क्यों कर रहा है। फिर एक होता है कि इसके आसपास सर्कमस्टांसिस क्या है जो उसे करने पे मजबूर कर रहे हैं चीज़ें। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, एक स्ट्रक्चर लेवल है, एक ठीक है स्टेट पे ही आते हैं। अब ऐसे समझ लो ना, पाकिस्तान है अगर, तो पाकिस्तान को अगर मैं डिक्लेयर कर दूँ उसकी एक्टर लेवल एनालिसिस पे कि भैया पाकिस्तान तो है ही बेवकूफ़ और बेमतलब इंडिया से पंगे लेने की कोशिश करता है और एक दिन पिटेगा। पर स्ट्रक्चर लेवल पे मैं बोलूँगा कि भैया पाकिस्तान सिचुएटेड ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको पता है कि इधर से आना इंडिया ने शुरू करा तो वो कहीं जा नहीं पाएगा, क्यों, पीछे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में उसको आश्रय नहीं मिलेगा, वो फंसा हुआ है, उसकी लोकेशन बहुत अजीब सी है। प्लस उनकी हिस्ट्री ऐसी है, उनकी कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे उनको लगता है कि उनका आधा देश जो है वो टूट के कोई और छीन के ले बांट चुका है पहले ही, बांग्लादेश, तो उनको तो पूरे टाइम ही डर लगेगा ना। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उनके कि उन पर ऑप्शन नहीं है कुछ और रादर देन टू लुक लाइक दैट, जैसे भी वो टेढ़े मेढ़े से दिख रहे हैं आजकल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लेवल बातें हो गई। एनीवे, तो मॉर्गन थू की बात करेंगे हम फिर से। तो यार ये ह्यूमन का नेचर इनके हिसाब से क्या है, तो इनके हिसाब से भैया ह्यूमन का कुछ खास नेचर नहीं है, ह्यूमन का नेचर इज़ पावर सीकिंग, क्योंकि टेक्निकली यार ये एनिमल से ही रिलेट कर रहे हैं ह्यूमन को। उसके बाद आते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। नेशनल इंटरेस्ट का नेचर कैसा होगा, तो भैया नेशनल इंटरेस्ट का नेचर इस तरीके से होगा कि तुम इसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहो। मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है एक डब्बा है, एक बहुत बड़ा, ये डब्बा हमेशा होगा, पर इस डब्बे के जो कंटेंट्स है ना वो टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। तो ऐसा मत समझना कि अगर नेशनल इंटरेस्ट, अगर आज तुम्हारा ये है कि ईरान के साथ, आज से 10 साल पहले लेट से कि तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट था कि ईरान के साथ तुम ट्रेड करते रहो, ऑयल लेते रहो, इट डज़ नॉट मीन कि आज भी तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट वही रहे। अगर लेट से कि ईरान चाइना का बेस्ट फ्रेंड बन जाए, पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड बन जाए, ठीक है, यूएसए डांट रहा हो इसको पूरे टाइम,
तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि तुम अपने नेशनल इंटरेस्ट में ईरान का आज भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि तुम्हें पता है फिर यूएस से दुश्मनी ले रहे हो, चाइना पाकिस्तान की और मदद कर रहे हो तुम ईरान को और स्ट्रॉन्ग करवा के। ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसके कंटेंट जो है टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। सो तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी है तुम्हें उसको रीएडजस्ट करते रहना पड़ेगा पूरे के पूरे टाइम। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो एनआरकी वाली बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ एनआरकी। एनआरकी मतलब जंगल राज। जो जंगल राज है वहाँ पे हु विल बी द विक्टोरियस या फिर हु विल बी एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर फेलो मेट्स, तो भैया वो होता है लायन। लायन का मतलब ये है वेरी वेरी पावरफुल एंड मस्कुलर। ठीक है। तो मॉर्गन थू ने नेचर की बात करी है। नेचर की बात जब हम करते हैं तो एक्टर लेवल एनालिसिस है, और एक्टर लेवल एनालिसिस की बातें कर रहे हैं तो क्लासिकल रियलिज्म है। फ़र्क कुछ नहीं है, वही वेस्टफेलिया वाली बातें हैं और कुछ नहीं थी यहाँ पे। ठीक है। अब मॉर्गन थू इन्हीं अपनी जो बातें हैं प्रिंसिपल्स हैं इनके अंदर ये रोल ऑफ आइडियोलॉजी पे कमेंट्री दे चुके हैं कि क्या रोल ऑफ आइडियोलॉजी का फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं कि भैया नहीं, रोल ऑफ आइडियोलॉजी का घंटा फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आइडियोलॉजी बस एक नकाब है। ठीक है। सबके इंटेंशंस कुछ और होते हैं, आइडियोलॉजी के अंदर वो ढक लेंगे और बोलेंगे। अब जैसे कि तुम अगर लिबरलिज्म की ही बातें ले लो, फ्री ट्रेड होगा, डेमोक्रेसी होगी, ये होगी। पॉइंट इज़ कि तुम्हारे असली जो तुम्हारा गोल है वो तो यही है कि यूएसए की अपनी हेजेमनी क्रिएटेड रहे, हमेशा बरकरार रहे। बट तुम बातें ऐसे करोगे जैसे कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लाके तुम्हें क्या गेन हुआ है अपार्ट फ्रॉम ओपीएम ट्रेड, या फिर लेट्स से कि मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ा लेट्स से कि रौला पैदा कर दिया, अपना टोर पैदा कर दिया, उसके अलावा तो कुछ अचीव हुआ नहीं है। क्योंकि टेररिज्म तो अभी भी बढ़ा ही है, बल्कि उसके बाद आफ्टर 2001 सब आईएस वगैरह सब बाद में आए हैं। तो क्या चीज़ अचीव करी है? कुछ अचीव नहीं किया। ठीक है। वन ऑफ अ फेलियर ऑफ यूएसए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर हमने देख ली, अब मॉर्गन थू की बात अगर हमने समझ ली है तो हमने एक चीज़ देख लिया कि यार इन्होंने ना हॉब्स वाली ही सेम बातें बस अप्लाई कर दी हैं डायरेक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, और कुछ नहीं किया इन्होंने। स्टेट ऑफ नेचर के नाम पे वही जंगल बता दिया है। ठीक है। स्कोप को इन्होंने छोड़ा नहीं है किसी भी अच्छी बात का, क्योंकि इन्होंने आइडियोलॉजी वगैरह, आइडियोलॉजी का मतलब ही है आइडिया जिस पे मैं अब मोबिलाइज करूँ पीपल, तो ये तो उसका भी मौका नहीं छोड़ रहे। एथिक्स के बारे में क्या कहते हैं, रोल ऑफ एथिक्स, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, एथिक्स को भी एक आइडियोलॉजी मान लो तुम अभी। तो इनके हिसाब से तो घंटा जगह नहीं होगी ना इसकी भी यहाँ पे। ये तो बोलेंगे कि जब तुम कॉन्डक्ट ऑफ स्टेट्स में एथिक्स की कोई प्लेस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैकियावेली वगैरह सबसे इन्फ्लुएंस्ड हैं ये। अब जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम सीधी सी बात है ना, तुम्हारा क्रिटिसिज्म जो है बहुत तगड़ा डिफाइन हो चुका है, और एक ही नाम से होगा जिसको बोलेंगे हम कि भैया तुम एक ही फैक्टर को एनालाइज कर रहे हो, बस दैट इज़ पावर, और कुछ बातें नहीं कर रहे हो तुम। तो यही इन पे क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि मॉर्गन थू सफ़र्स फ्रॉम पावर मोनिज्म। मोनो मतलब एक, इज़म मतलब कह लो ना किसी चीज़ को पॉलिटिकल साइंस में कूल दिखाने के लिए हम इज़म लगा देते हैं और कुछ नहीं होता। और ये कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहा है स्टैनली हॉफमैन। ठीक है। जो एक्चुअल जो इनको अगर क्रिटिसाइज़ किसी ने किया या क्रिटिकल एनालिसिस का दिया है किसी ने, तो वो दिया है तुम्हारे फेमिनिस्ट स्कूल ने। अब समझो ये बात, फेमिनिस्ट स्कूल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ होता है नहीं, ना कोई जगह है ना कोई नीड है। बट पॉइंट इज़ कि ये एक पर्सपेक्टिव है रादर देन कि एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। ये एक पर्सपेक्टिव है जस्ट सो दैट कि तुम देख सको एक चीज़ को एक और नज़रिए से, कि भाई नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि तुम वॉर पे जाओ। ठीक है। तुम बातें भी कर सकते हो। ठीक है। बिकॉज इफ़ विमेन आर लीडिंग द वर्ल्ड, ऑब्वियसली बात है ना, वो लड़ने थोड़ी का सोचेंगे, पहले सोचेंगे ही नहीं। तो ये इनका फिर जो क्रिटिसिज्म है वो ये वाला आ जाता है कि भैया एक्सेसिव मस्कुलिन कल्चर हो गया दुनिया में। मस्कुलिन कल्चर दैट इज़ कि कहती हैं कि मैन मेक वॉर,
मैन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक मैन। तो जब ये इस तरीके की बातें करेंगी तो समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एज सच कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही है स्कूल ऑफ स्टडी में या फील्ड ऑफ स्टडी में, बट जो दे रहे हैं ये वो है एक अलग पर्सपेक्टिव। और इसी पर्सपेक्टिव में जो हमने सारी की सारी बातें मॉर्गन थ्रू की करी हैं, ये सेम चीज़ें अब फेमिनिज्म में एंटी टेक्नर करेंगी। तो क्या करा था मॉर्गन थ्रू ने? मॉर्गन थ्रू ने पहले तो 3 तरह के नेचर डिफाइन कर दिए थे। पहले किसका? ह्यूमन का, उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट का, और उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो ऑब्वियस ही बात है अब एंटी टेक्नर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इनका क्रिटिसिज्म तो नहीं, लेट्स से कि चेंज कर देंगे। तो किस तरीके से होगा कि भैया जो नेचर ऑफ ह्यूमन है ना, सबका एक जैसा नहीं होगा। पहली बात तो वो कल्चरली डिफाइंड होगा, ठीक है। अब काफ़ी वियर्ड बात होगी ना अगर कि जो ज्यूज़ हैं जिनको जर्मनी में इतना पीटा पाटा गया, जलाया जलाया तो नहीं बट गैस चेम्बर्स वगैरह में डाला, इतनी एट्रॉसिटीज़ हुई। तुम सोच के जो क्या वो किसी उस टाइम के ज्यूज़ से तुम मिलोगे तो वो क्या मतलब इस तरीके के होंगे क्या, पावर हंग्री टाइप की बातें और ये सब? नहीं, तो सबका डिपेंड करता है, कल्चरली डिफाइन होती है काफ़ी चीज़ें। एंड ह्यूमन नेचर जो होता है वो अपने में भी 2 तरीके का हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, वो फेमिनिन भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों कि तुमने बस मैस्कुलिन मैस्कुलिन डिफाइन कर रखा है मॉर्गन थ्रू? हाँ, वाई दैट स्टुपिडिटी? तो ये है इनका। सेकंड तुम देख लो नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को मॉर्गन थ्रू ने कैसे डिफाइन किया था कि भैया स्ट्रगल फॉर पावर। तो पॉइंट इज कि स्ट्रगल फॉर पावर, पावर का करो क्या बिकता है क्या कहीं पे? क्या चार डलता है? कुछ भी नहीं होता। तो सिर्फ एक ही फैक्टर पे क्यों बेसिस बना के तुम नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कर रहे हो? नेशनल इंटरेस्ट और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो भी वही है जो स्टैनली हॉफमैन वाला है, पावर मोनिज्म वाला, कि भैया मल्टी डायमेंशनल होती है चीज़ें, मल्टी डायमेंशनल व्यू रखा जा सकता था जो कि मॉर्गन थ्रू ने नहीं रखा है। और उसी तरह से अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये अग्री नहीं करती हैं इस चीज़ से कि भैया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बस एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा है और डिस्ट्रक्शन को ही तुम डिले कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये समझ सकते हो कि कोऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन या फिर लेट्स से कंस्ट्रक्टिव एम्पावरमेंट, इनकी बातें भी करी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मिलिटरली ही एम्पावर होना है, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइलें लगा के ही एम्पावरमेंट नहीं मिलती। कंस्ट्रक्टिव सेंस में एम्पावर करो, वेमेन को एम्पावर करो, चिल्ड्रन को एम्पावर करो, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। और जब ये सब एम्पावर हो जाएंगे, लोग ही एम्पावर हो जाएंगे, तो फिर ऐसा कुछ होगा नहीं, वॉर वूर जैसी बातें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली। तो अब आ जाते हैं फटाफट से स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म पे वही स्ट्रक्चर की बात है, स्ट्रक्चर के एनालिसिस करना है कि स्ट्रक्चर कैसे मजबूर कर देगा कि तुम्हारे। अब देखो जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर लेट्स से कि तुम हो एक इंसान हो और लेट्स से कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं सपोर्ट करने वाली है, बट भैया करना तो ये है। तो अब कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि भैया यू विल बी वर्किंग एंड यू विल बी स्टडिंग, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें जो है ना, ये तुम्हारी पहले ही डिफाइन हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा था। मतलब कि तुम्हारी चॉइसेस जो हैं कंस्ट्रेन हो जाएंगी पहले ही। जब कंस्ट्रेंट होंगी चॉइसेस, किस वजह से होंगी? स्ट्रक्चर की वजह से होंगी। तो तुम्हें पता है ना कि क्या ही चॉइसेस तुम ले सकते हो, रोड ए या रोड बी, तुम खड़े हो यहाँ पे, सिंपल बात है। ये बातें हैं बस स्ट्रक्चरल रियलिज्म की, और कुछ नहीं है। ये किसी भी स्टेट को एनालाइज करेंगे तो ऐसे एनालाइज करेंगे ये स्टेट कहाँ सिचुएटेड है, इसकी जोग्राफिकल इश्यूज़ क्या क्या हैं। जैसे कि लेट्स से कि रशिया हो गया, जब जैसे रशिया हो जाएगा तो तुम्हें पता है ना कि यार अच्छा बर्फ़बारी है, पोर्ट है नहीं इसके पास, तो इसकी तो कंपल्शन बन जाएगी कि बार बार आके थोड़ा बहुत एक्सपैंड करे फिर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट करे। ये तो कंपल्शन ही बन जाएगी, इसकी जोग्राफिकल कंपल्शन है।
अब उसी तरह की बातें इसके अंदर हमें करनी है, और दो ही प्रोपोनेंट से हमें समझनी है ये बातें। एक ही बात है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। केनेथ वॉल्ट्स और मीर शैमर, जॉन मीर शैमर। ठीक है, ये काफ़ी अभी के टाइम पे तो कह लो कि मतलब ये इनकी तो लॉटरी निकल गई है जॉन मीर शैमर की। टेक्निकली इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, जितना इन्होंने बेसिकली ना एक, जैसे नहीं होता क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वगैरह बातें थी, अब वो समझो कि हुई नहीं, तो इसलिए कोई इतना ढूंढता नहीं है। मार्क्स की बातें भी तो यही है कि मार्क्स ने जो बातें करी या प्रिडिक्शन करी वो कभी भी हुई नहीं इम्प्लीमेंट, तो इसलिए बोलते हैं कि मार्क्स फेल्ड, द गॉड हु फेल्ड। अब मीर शैमर की बात यह है कि इन्होंने यूएस से चाइना में ना तगड़ी एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस अपनी दी थी कि भैया चाइना राइज करेगा। शुरू से बोलते आ रहे थे कि चाइना का कोई पीसफुल राइज नहीं है, चाइना जो है कंटेंडर है, वो तगड़ा तंग करेगा, ये वो आज होता हुआ दिख रहा है। तो आज काफ़ी मीर शैमर की इसलिए कह लो कि लॉटरी निकल गई है, क्योंकि इनकी पुरानी जितनी स्टडीज़ थी वो सारी सच होती हुई आ गई हैं, तो इसलिए काफ़ी फोर फ्रंट पे आ गए हैं। बट ऐसा नहीं है, कैनेथ वॉल्ट्स ने कुछ अलग बातें बोली थी। बट बात यह है कि टाइम का फ़र्क है, कौन किस टाइम पे था। तो ये कैनेथ वॉल्ट्स जिस टाइम पे थे वो था डिटेंट का टाइम। डिटेंट का टाइम कौन सा था? यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो थी दो फेजेस में छिड़ी थी। कोल्ड वॉर फेज़ 1, कोल्ड वॉर फेज़ 2। ठीक है, बीच में आया था एक डिटेंट का पीरियड। डिटेंट का पीरियड मतलब कि इतनी टेंशन थी नहीं जितनी पहले थी और ये बाद में रही है। मतलब इसमें ऐसा लग रहा था कोल्ड वॉर ख़त्म होने वाला है, बट फिर से आ गया। ठीक है, फिर से टेंशन शुरू, फिर से। अब समझो अगर यूएसए और चाइना जो है दोनों के दोनों दोस्त बन के घूमने लग जाए कुछ दिन, तो ऐसा लगेगा ना डिटेंट आ गया, फिर अचानक से लड़ाई शुरू हो जाएगी इनमें, इकोनॉमिक वॉर, ट्रेड वॉर्स। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ टैरिफ, तू लगा रहा है टैरिफ, ये वाली चीज़ें। तो ये आ जाता डिटेंट वाला पीरियड, तो मतलब समझो यूएसएसआर से पहले वाला ही टाइम है ये। मीर शैमर की बातें करेंगे तो हम कहेंगे आफ्टर कोल्ड वॉर कह लो। आफ्टर तो क्या ही होता, पोस्ट कोल्ड वॉर कह लो, पोस्ट कोल्ड वॉर रियलिस्ट। अब बातें दोनों की सेम है, दोनों के दोनों प्रिस्क्रिप्टिव एक वो कह लो कि सजेशन यूएसए को ही दे रहे हैं अपने देश को कि भैया क्या फॉरेन पॉलिसी तेरी होनी चाहिए, यूएसए राजा रहना है तो तेरे को आगे भी। फ़र्क जो आ जाता है वो इनके तरीके में आ जाता है, ये बातें कैसे करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीर शैमर काफ़ी ऑफेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये मुंह पे ही बोलते हैं कि भैया मारो पीटो तोड़ो। कैनेथ वर्ल्ड्स थोड़े से मतलब क्यूट से हैं, तो बेचारे डिफेंसिव बातें कह लो उनकी थोड़ी। ये है कि मेंटेन व्हाट यू हैव रादर देन कि तोड़ दो अगले को पहले ही। ठीक है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों के लिए कैसी रहेगी? एनार्की, जो नॉर्मल तुम्हारी स्टेट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एनार्की ही रहेगी। बट कैनेथ वॉल्ट्स के हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनार्की है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ हायरार्की ऑल्सो। हायरार्की अब कहाँ से आ जाएगी? हायरार्की आएगी को मतलब है कि ऊपर एक है आदमी जिसके नीचे पूरी एक फंक्शन लिंकेज बनी पड़ी है, एक डायरेक्टिव इंडिकेशन दे रखे हैं। तो समझो ये हायरार्की कहाँ पे आएगी? हायरार्की आएगी तुम्हारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यार इंडिया है, इंडिया का मोदी है, बीजेपी का मोदी है, आरएसएस का मोदी है। जब बीजेपी और आरएसएस का मोदी होगा तभी तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, और तभी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये घूम फिर के अपना जैसे यूएनजीए में स्पीच दी है इस पर, एड्रेस की एड्रेस नोट जो दिया है यूएनजीए में, तो वो मोदी जी ने ही तो दी है। तो समझो ना, इंटरनल पॉलिटिक्स का भी फ़र्क पड़ता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या चल रही हैं उनका भी फ़र्क पड़ता है, डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या क्या हैं ये उन्हीं पे तो बोल रहे हैं जा जा के घूम फिर के। ये मार्केटिंग जिस चीज़ की कर रहे हैं वो क्या चीज़ें हैं? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्हीं चीज़ की तो मार्केटिंग हो रही है। और ये क्यों चल रहे हैं इतने पॉपुलर? क्योंकि डोमेस्टिक कंपल्जन है, लड़के ही लड़के हैं, काम 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 चाहिए बस। समझ में आ रही है बात? अब कैनेथ वॉल्ट्स और मीर शाइमर, इन दोनों के की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यार ये समझो कैनेथ वॉल्ट्स
के मेन कंसेप्ट्स अगर तुम समझना चाहोगे तो ऐसे समझो, इनके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर में डिफाइन करनी है चीज़ें, अब स्ट्रक्चर पहले आएगा, उसके बाद जो भी चॉइस होगी, कंस्ट्रेंट चॉइसेस जो होंगी, उनमें से ही जो एक्टर है वो चुनेगा। एक्टर कौन होता है? जो भी हमारी फील्ड ऑफ स्टडी में हिलने वाली चीज़ें होती हैं, सिंपल बात ये है। तो हमारी फील्ड ऑफ स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो हमारे एक्टर्स होंगे, जैसे कि स्टेट हो गया, या फिर नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकता है, जैसे कि तालिबान हो गया। ठीक है, पॉइंट इज़ कि इनकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी डिसीजन ये लेने वाले हैं, वो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे लेंगे, कि स्ट्रक्चर विल डिक्टेट कि क्या चॉइसेस इनके पास अवेलेबल हैं। तो कैनेट वॉल्ट के हिसाब से, अगर लेट्स से कि तुम एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, तो तुम कौन सी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स यूज़ करने वाले हो? तुम करने वाले हो पावर पॉलिटिक्स। रीज़न, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कैसा है? वो है सिक्योरिटी डिलेमा का। मतलब क्या है इस बात का? सिक्योरिटी डिलेमा है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि हर स्टेट जो है ना, हर स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट से डर में है पूरे टाइम। उसको नहीं पता अगला स्टेट कब कितना पावरफुल हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट अपने आप को बेटर करने में लगा हुआ है। और अपने को बेटर करने का मतलब ये है ना, वो बेटर क्यों कर रहा है कोई भी अपने को बेटर वो इसलिए तो कर रहा होगा ताकि मुझे एक दिन आके तोड़ दे। और क्या ही रीज़न है? अगर तुम यूपीएससी में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या ही रीज़न हो सकता है? यही तो हो सकता है ना कि कल तुम मेरे को तोड़ दोगे किसी मेंस में या कहीं पे इंटरव्यू में। और क्या रीज़न हो सकता है? ये तो होगा नहीं कि नहीं नहीं साथ साथ जाना है। नहीं, कोई नहीं सोचता ऐसे, हर कोई एक दूसरे को बीट करना चाह रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। तो यही रीज़न जो है सिक्योरिटी डिलेमा का मजबूर करेगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्स्टेंटली इंगेज रहना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्स्टेंटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट नॉट येट हैपेंड वॉर। ठीक है, द डी डे। तो इसलिए तुम्हारा गोल क्या होगा? अब तुम्हें समझ में थोड़ी आएगा कब मेरी प्रिपरेशन हो गई तगड़ी, तो तुम पूरे टाइम करोगे, मतलब जितनी कर सकते हो करोगे। मतलब कि यू आर ए पावर मैक्सिमाइज़र। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्वांटिटेटिवली तुम्हें नहीं पता ना कब तुम्हारी पावर हो गई इंक्रीज। वीडियो गेम थोड़ी चल रहा है कि लिखा हुआ आ जाएगा साइड पे 92 है भैया मेरी पावर लेवल, उसका पावर लेवल 88, तो मैं तो आ गई हूँ ना। नहीं, पावर मैक्सिमाइज करनी है तुम्हें, तुम्हें नहीं पता अगली कितनी है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा 100 हो गया तो अगले की पक्का 102 भी हो सकती है। अब क्या करोगे? तो तुम्हें नहीं पता, तो इसलिए तुम पावर मैक्सिमाइज करोगे। बट ये तो कतई एक एंडलेस परसूट हो जाएगी फिर, एंडलेस सर्च फॉर पावर। तो यही इनका बीटी है, बैड ट्रिप। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब समझो ये बात, ये कितनी बोरिंग चीज़ है, एंडलेस परस्यूट ऑफ पावर या एंडलेस सर्च फॉर पावर। अगर तुम ये चीज़ में इंगेज हो गए तो तुम लाइफ में कुछ और कर पाओगे क्या? अभी कुछ और तो नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी क्या है ना कि चीज़ों को ना थोड़ा सिस्टमाइज कर दो। मेक श्योर कि भैया थोड़ा ना बेटर कर दो, ये सही नहीं लग रहा है, ऐसे तो मर जाओगे। तो क्या करोगे तुम बोलोगे ओके, लेट्स क्रिएट रूल्स, लेट्स क्रिएट रूल्स, और सब रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। और रूल्स में अगर कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी तो उसके हिसाब से ही हम एक मैकेनिज़्म भी बनाएंगे जहाँ पे वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो जाएंगे। मतलब मैं क्या क्या डिमांड कर रहा हूँ? मैं डिमांड कर रहा हूँ, एक तो नंबर वन कॉपरेशन, सबसे थोड़ी बहुत देर के लिए प्लीज़ कर लो। सेकंड जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो है कि लेट्स क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और यार इंस्टीट्यूशंस को प्लीज़ चलने देना। ठीक है, तो जब ये बातें कर रहा हूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ? मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ। ये यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद ही तो बना है 95 में। उससे पहले तो गेट था, वो उसमें गुड्स की बातें होती थी, उसमें सब सर्विसेज वगैरह हो गया, आईपीआर हो गया, 10 तरह की चीज़ें और आ गई हैं, ई कॉमर्स आ गया, अमेज़ॉन अभी 99 में बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भी तो इन पे ही बात करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? रूल्स ऑफ ट्रेड, ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड। और ट्रेड की ही बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो मेन गेम चल रहा है 91 के बाद वो तो यही चल रहा है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वाला। इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन, ये बातें चल रही हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है
कि इसका भी कोई पॉइंट नहीं है एंडलेस अगर मैं परस्यूट में चले जाऊँ तो। और ये बातें जो हैं पावर मैक्सिमाइजेशन वाली, ये कौन करते हैं? ये भैया मीर शैमर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कैनेथ वॉल्ट बिल्कुल ही अजीब बात है, अलग बात कर रहे थे। अच्छा सॉरी, कैनेथ वॉल्ट ही कर रहे थे क्या हम पहले? ठीक है, कैनेथ वॉल्ट का सिक्योरिटी डिलेमा है ना, इसके साथ तो हमने पावर मैक्सिमाइजेशन देख ली। कैनेथ वॉल्ट जो है बट एट द सेम टाइम पावर मैक्सिमाइजेशन की जगह वो कहते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन, कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी चाहिए आदमी को। बट पॉइंट वही है कि कुछ ऐसा खास फ़र्क नहीं है कि पावर की और सिक्योरिटी की बातें अलग कर रहे हो, बस कहने के तरीके में फ़र्क है। इम्प्लीमेंट करने पे आओगे तो एक ही चीज़ करने वाले हो दोनों। यूएसए अपनी सिक्योरिटी या फिर लेट्स से नेशनल सिक्योरिटी का ही एग्जांपल दे दे के डब्ल्यूटीओ के जितने भी रूल्स हैं उनको चीट कर रहा है। अब चीट क्या कर रहा है डब्ल्यूटीओ के अंदर? वो डीएसवी के अंदर ना बहुत सारे केसेस हार गया, जिसकी वजह से अब ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर एक चीज़ बनाई तो मैंने ये सोच के बनाई थी ना कि मेरे हिसाब से चीज़ चलेगी, आई विल बिकम द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द वर्ल्ड। बट पॉइंट इज़ कि उसी में मैं हारे जा रहा हूँ अपनी इंस्टीट्यूशन में ही। तो मैं, मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं इसको अंडरमाइन करता रहूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, और एक पॉइंट पे ऐसे लिया हूँ कि यहाँ पे 2 या 3 जज बैठ ही ना पाएँ। अगर कोरम 3 का है तो आई विल मेक श्योर इंश्योर कि मैं वीटो करता रहूँ, मैं अपॉइंट ही नहीं होने दूंगा जज को। ना रहेगा जज, ना रहेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ना मैं कोई केस हारूंगा, क्योंकि केस चल ही नहीं पाएगा। रीज़न क्या दूंगा मैं इन चीज़ों के लिए? टैरिफ बढ़ाने के लिए। मैं दुनिया के टैरिफ हटवा के अपने आप टैरिफ लगा दूंगा, क्या दूंगा मैं? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी टू बी वेरी प्रिसाइज, नॉट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मैक्सिमाइज़ करनी है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन नहीं होती है, पावर होती है, ठीक है? और इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते तुम पावर को। चलो एक बार को हार्ड पावर तुम थोड़ी बहुत क्वांटिफाई कर लोगे, सॉफ्ट पावर तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो एनीवे, अब मीर शैमर की और बातें ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि कैनेथ वॉल्ट्स की बातें मीर शैमर एकोमोडेट कर ही लेते हैं, बस टोन जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है। तो ऐसी नहीं है कि कैनेथ वॉल्ट्स की इन सिक्योरिटी डिलेमा मीर शैमर नहीं बोल रहे, मीर शैमर भी यही बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी डिलेमा है। कैनेथ वॉल्ट्स अगर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मीर शैमर भी वही बोल रहा है, बस ये डायरेक्टली पावर मैक्सिमाइजेशन बोल रहा है। ये इतना सिक्योरिटी क्यों लगा है? ठीक है, इकलौता फ़र्क जो दोनों की बातों में हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे ना यार थोड़ा कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन को ना थोड़ा बहुत भाव दे देते हैं कैनेथ वॉल्ट्स। कैनेथ वॉल्ट्स कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा अगर तुम अलाइंसेस बनाते रहोगे तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, हो सके हो जाए कि कहीं अगर तुम्हारा अलायंस देख के दूसरे ने ज़्यादा तगड़ा अलायंस बना लिया किसी दिन। क्योंकि ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना कोल्ड वॉर के अंदर कि भैया तुमने नेटो बनाया तो उधर वॉरसो पैक्ट बनने लग गया। तो ये तो दिख रहा है कि भैया काउंटर अलायंस, काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? मीर शैमरी वाली बातों में ही नहीं बात कर बिलीव करते। वो कहते कि भैया सब बकवास है, सब मजाक है, सब कुछ ड्रामा, सच नहीं बोल रहा, हर कोई आड़ में आ जाता है अच्छी बातों के, ठीक है? हर कोई जो है अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन करने में लगा हुआ है, कोई सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने में नहीं लगा हुआ। ये तो हटा ही देते हैं इन बातों को। तो बेसिकली इनके वर्ड जो हैं वो टोन हैवी हो जाएंगे। जैसे चाइना का अगर होगा कि द पीसफुल राइज ऑफ चाइना, तो उन्होंने सीधा बोल दिया क्या पीसफुल राइज? कोई राइज किसी का पीसफुल होता है क्या? राइज हो रहा है तो क्यों राइज हो रहा है? इसलिए तो राइज हो रहा है ना ताकि जो भी अभी करंट किंग है उसको पीट के ये हटा के खुद आ जाए उसकी जगह। यही रीज़न है ना, नहीं तो क्या रीज़न है? शांति से नीचे क्यों नहीं बैठ जाता? तो इसलिए ये जो ऑप्शन देते हैं दुनिया को वो ये इस तरीके के देते हैं। ये नहीं होते लेट्स से कि बैंड वेगनिंग या फिर बक पासिंग। ये वर्ड टफ लग रहे हैं बट इतने है नहीं। बेट एंड ब्लीड, बैंड वेगनिंग होती है बेसिकली कि ये नहीं होता एक आदमी है 7 फुट का और तुम लड़ने जा रहे हो कहीं पे तो उसके पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे छोटे वाले, ठीक है? तो ये मान लो यूएसए, तो बाकी सारे के सारे फ्रांस ब्रिटेन ये सब पीछे पीछे आ गए, ये तरीका है। बक पैसिंग, तो ये स्ट्रैटेजी हैं जो कह रही हैं, वो नहीं होती प्रिस्क्रिप्शन कि भैया क्या क्या करना चाहिए यूएसए को, तो यूएसए को ये सब करना चाहिए। बैंड वेगन बनाना चाहिए अपना, बक पास करना चाहिए, मतलब कि भैया अपना जो भी बर्डन है ना वो शिफ्ट कर दो किसी और पे। तो अब यूएसए यही तो करके दिखा रहा है सबको कि खुद चला लोगे वर्ल्ड ट्रेड, ले लो, कौन लेगा?
तो अब सब आ रहे हैं कंटेंडर्स, बट पता है कोई चला नहीं पाएगा क्योंकि अच्छा खासा खर्चा है। दो तुम भी आईएमएफ में उतना ही कंट्रीब्यूशन, दो तुम भी वर्ल्ड बैंक में उतना ही कंट्रीब्यूशन। सीन है, यूएसए से पैसा जाता है वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, वहाँ से वो गया पूरे वो यूरोप में। यूरोप ने फिर अपने आप को रीबिल्ड करा मतलब सबके काम वाम चलाए, धंधे पानी चलाए, तो सबके पास जो टेक्निकली पैसा है दुनिया में वो डॉलर ही तो है। और डॉलर के ऊपर इकोनॉमी बैठी हुई है सबकी, तभी तो सब पे सैंक्शन यूएसए लगा देता है कि ये डॉलर अब नहीं यूज़ करेगा। ठीक है। अब उसी तरह बेट एंड ब्लीड होता है कि अगर तुम्हारी एक कंट्री है, लेट से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनमें लड़ाई हो गई, तो अगर मैं यूएसए हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, रीज़न बीइंग कि ये वीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा भी अगर एड डालूँगा तो उतनी ही अब इंडिया को अपनी डोमेस्टिक जितना भी सरप्लस पैदा कर रहा है उसमें से निकाल के अपने पे लगाना पड़ेगा। प्लस ये दोनों के दोनों जो ये एड हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किल करने वाले हैं इस एड्स को, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एड दोनों के पास रहने वाला है। वीक को इसलिए भी सपोर्ट करना पड़ेगा क्यों, वीक तो वैसे ही मर जाता अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, तो ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, और जितने दिन तक ये लड़ाई चलेगी उतने दिन तक ये आसपास देखेंगे नहीं और इम्पोर्टेंट कामों में आपस में ही लगे रहेंगे, प्लस कमज़ोर होते रहेंगे। और जब दोनों के दोनों इनफ कमज़ोर हो जाएंगे उस दिन मैं आ जाऊँगा बीच में, और ये भी मेरा ये भी मेरा, सिंपल बात। यही करता है यूएसए, वर्ल्ड वॉर में तो एटलीस्ट यही करा है। ठीक है। इस चीज़ को तुम ब्लड लेटिंग भी बोलते हो। ब्लड लेटिंग कुछ नहीं है, दो की लड़ाई हो रही है तो चलने दो, बस बात यही है। ठीक है। बेट अगर करने आ रहे हो साथ में ब्लड के साथ, तो क्या कर रहे हो, वीक वाले को सपोर्ट भी कर रहे हो। तो खैर, तुम्हें यहाँ पे बात एक जो समझने की है वो है कि जब हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म की जितनी भी हमने बातें करी अभी, इसमें तुम्हें थोड़ा भी ऐसा लगा कि मतलब कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि हम कौन से देश की बात कर रहे हैं, हम सारे देशों की बात एक साथ कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो मतलब यहाँ पे कोई ख़ास रोल तुमने किसी एक्टर लेवल पे दिया नहीं है। मतलब अगर तुम इंडिया की बात कर लो या फिर तुम पाकिस्तान की बात कर लो, तुम दोनों को एट पार ट्रीट कर रहे हो, एट पार, कि दोनों के दोनों बराबर और एक जैसे दिमाग के हैं, बट ऐसा है नहीं ना यार, इंडिया तो रिस्पॉन्सिबल में आता है ना। इंडिया रिस्पॉन्सिबल में काउंट होता है, पाकिस्तान है मौका परस्त, जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे लोकेशन का वो है, रेंटियर स्टेट, लोकेशन का जहाँ पे उसको किराया मिल रहा है वो उस तरफ चले जाए, कभी यूएसए की गोदी में कभी चाइना की गोदी में। ठीक है। वो तो हम लेते नहीं, नहीं तो तो हम हमारी गोदी में भी जाए। ठीक है। तो ये बातें देख ली अगर हमने, तो आगे बढ़ते हैं। नियो क्लासिकल तो कुछ नहीं है यार, ये बैक टू ओल्ड चीज़, बट इस बार हम एक नई चीज़ करने वाले हैं। समझो, जो हमने पहले सबसे पहले पढ़ा तो वो था क्लासिकल रियलिज्म, और जब क्लासिकल रियलिज्म हम पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्टर लेवल एनालिसिस कर रहे थे। सेकंड जो हमने करा वो क्या करा, हमने स्ट्रक्चरल रियलिज्म, और वहाँ पे हमने जो बातें करी हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर की करी हैं, और स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, चॉइसेस कंस्ट्रेंट हो जाएंगी तुम्हारी, कंस्ट्रेंट चॉइसेस हो जाएंगी, और तुम्हें पता है कि फिर उन्हीं चॉइसेस में से तुम एक चीज़ के लिए एक चूज़ करने के लिए कंपल्शन में आ जाओगे। यहाँ पे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इंडिया हो या पाकिस्तान, ऑल डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे आसपास जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें कौन सी चॉइसेस पे कंस्ट्रेंट कर रहा है और कौन सी चॉइसेस के लिए कंपेल कर रहा है। लेट्स ट्राई टू डू न्यू थिंग। अब हम करेंगे एक्टर लेवल एनालिसिस प्लस स्ट्रक्चरल लेवल एनालिसिस, और दोनों को दोनों साथ में करेंगे, तो हम बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं, न्यू क्लासिकल रियलिज्म वाली बातें। मतलब कि यहाँ पे हम नेचर की बातें भी करेंगे, अभी हमने नेचर की बातें स्ट्रक्चर वाले टाइम पे नहीं करी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होगा वो हमारा ये बन जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है वो तुम्हारी जितनी भी चॉइसेस हैं उनको कंस्ट्रेन करता है, बिल्कुल ट्रू। बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो दोनों के दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट दे दो। फ़र्क है ना कि इंडिया से डील कर रहे हो या पाकिस्तान से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
चाइना से डील कर रहे हो या फिर फ्रांस से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाइना पता है कि छुरा भोंकेगा कभी ना कभी, फ्रांस कहाँ करता है यार, फ्रांस तो अपना है, बढ़िया इंसान है फ्रांस। ठीक है, यूएसए को आज़ादी दिलाई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगवाई, फ्रांस में क्या दिक्कत है। चाइना, हाँ चाइना अलग चीज़ है। तो ऐसा मत बोलो कि एक्टर का या नेचर का फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल नेचर का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि नेचर में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है ना, तुम्हारी हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्या है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं दोनों की दोनों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी प्लस एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, नैम तो आज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो चीज़ वही, फॉरेन पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी तो होती है। तो कॉन्टिन्यूटी अगर होती है तो ऐसा नहीं है ना कि आज अगर तुम इंडिया से अचानक से कोई रिस्पॉन्सिबल काम दे दो तो इंडिया अचानक से तुम्हें पीट पाट दे पीछे से आके, या टेररिस्ट भेज दे। ये इंडिया नहीं करेगी ना अचानक से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में है ही नहीं। ये कॉन्टिन्यूटी वाली बात है। अगर हमने टेररिज्म के अगेंस्ट हैं तो टेररिज्म के अगेंस्ट ही चलेंगे ना अगले 50 साल तक तो एटलीस्ट। पाकिस्तान अब चल चुका है टेररिज्म की तरफ, मतलब एसिमेट्रिक वॉरफेयर। टेररिज्म क्या है? कुछ नहीं है, बस एक टैबू बनाने के लिए टेररिज्म बोल रहे हो, बट टेक्निकली वॉरफेयर है ये, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। पता है कि मैं सामने से नहीं जीत सकता तो आई विल ट्राई टू गिव 1000 कट्स, 1000 कट्स दूंगा मैं, क्यों मैं एक बार में नहीं मार पाऊंगा। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, तो इसलिए चलता रहेगा भी आगे तक, काफ़ी टाइम तक, अनटिल सारा का सारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो तुम्हारा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वही मिल के प्रेशर एक बिल्ड ना कर दे पाकिस्तान पे, तो और कोई तो अदरवाइज ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक नए वाली तरीके पे कि भाई अब देखो नए नए देश बन गए, बहुत सारे देश बन गए। देश बनने से क्या होता है? नए देश बनने से क्या होता है? इसमें लोग पढ़े लिख भी गए, अब ये यूनिवर्सिटी चले गए, प्रोफेसर भी बन गए। अब ये क्या बोलेंगे? तो अब जो ये बातें करेंगे वो होंगी पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म, या फिर कह लो थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म। कुछ बातें इनकी अलग नहीं है, बस पर ये कह रहे हैं कि हम करेंगे अपनी बात, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल रिलेशंस का जितना भी मटेरियल बना पड़ा है सारा का सारा है कतई यूरोसेंट्रिक। मतलब कि यूरोप में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर कहाँ हुई है? दुनिया में हुई थी क्या? वर्ल्ड तो है नाम में, पर टेक्निकली इट वाज जस्ट अ यूरोपियन वॉर। और क्योंकि यूरोप का उस समय धंधा किसका चलता था? कॉलोनीज़ का। क्योंकि पता है कि हम पे लड़के लड़के हैं नहीं काम करने के लिए, दूसरे बेचारे बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं ज़्यादा, क्योंकि इतना डेवलप नहीं हुए हैं, भोले भाले से हैं, लड़ना मरना जानते नहीं हैं। तो हम पे दूसरों के लड़के बहुत हैं, तो इसलिए तुम्हारी आपस की लड़ाइयाँ जो हैं, जर्मनी इटली ये वाली बकवास बातें, ये वाली लड़ाइयाँ, इनमें जो लड़के लड़ रहे हैं वो इंडियन लड़ रहे हैं। इंडियन सॉरी, ब्रिटिश राज के लड़के। ठीक है, तो है तो वर्ल्ड तो तुमने नाम ऐसी दे दिया क्योंकि तुमने ज़बरदस्ती इंगेज कर लिया, क्योंकि दुनिया में ही कॉलोनीज़ बना रखी थी, बट टेक्निकली अगर देखा जाए थी तो वो यूरोपियन वॉर्स ही। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी बातें तुम्हारी जो यूरो सेंट्रिक वाली बातें थी वैसे ही हम भी सोचते हैं। एशियंस तो बिल्कुल और ही अलग सोचते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर कोऑपरेशन। ठीक है, या फिर लेट्स से कि लॉन्ग टर्म एजेंडा देखते हैं, वो सिविलाइजेशन लेवल पे सोचते हैं वो। इनफैक्ट जो सिक्योरिटी डिलेमा वाली बातें हैं ये अप्लाई हो ही नहीं पाएंगी तुम्हारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि अरेबिक कंट्रीज़ हो गई, तो अभी इनमें सिक्योरिटी डिलेमा नहीं है। सऊदी अरेबिया को कौन सा सिक्योरिटी डिलेमा है? सऊदी अरेबिया को इनफैक्ट है इनसिक्योरिटी डिलेमा, इनसिक्योरिटी डिलेमा है कि भैया ईरान जो है ये सामने ही है, ये भी कंटेंडर है रीजनल हेजमनी का, ये भी कंटेंडर है अच्छा खासा, इस्लामिक कौन चैम्पियन होगा उसका, वो तो कह लो हम पे मक्का और मदीना है, नहीं तो अदरवाइज़ तो ईरान में तो हर कुछ है। वहाँ पे तो उनका जो लीडर है वही अच्छा खासा वेल रिस्पेक्टेड है शिया कम्युनिटी कम्युनिटी में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी रियलिज्म की बातें थोड़ी बहुत एंड।
इसमें हमने फेमिनिज़म वाली बातें जो हैं सही से करी नहीं है, तो कर लेते हैं। फेमिनिज़म का वही है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कुछ खास रोल है नहीं अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ पर्सपेक्टिव। और इसको मॉर्गन थू या फिर तुम्हारे क्लासिकल रियलिज्म जो है उसका क्रिटिकल एवेल्यूएशन देने के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल कुछ बातें और हैं जो देख लो। जैसे कि वही टर्म्स हैं कुछ, अगर वो समझ पाओगे तो। सेंसिटिविटीज़, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है एक और तरीके से, अच्छा एक और चीज़ समझो, फेमिनिज्म जो है ना तुम्हारी वो फोर्थ वाला जो डिबेट है, ये उसके अंदर भी एक पर्सपेक्टिव में ला सकते हो। रिफ्लेक्टिविस्ट क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिविस्ट, ये चीज़ हम डिस्कस शुरू कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन जैसे कि एग्जाम्पल से समझना चाहिए था, मार्क्सिस्ट अप्रोच से अगर तुम बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि भाई स्टेट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? स्टेट जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देखो जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन आज भी चल रहा है, तभी तो स्टेट को ज़रूरत हो रही है वहाँ एग्जिस्ट करने की, क्योंकि उनको उसको रेगुलेट करना है कि कौन कितना क्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर देख ली, ठीक है, तो ये सेंसिटिविटीज़ की बातें कर रहे हैं क्योंकि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये भी कहना चाहता है कि देखो अगर सेंसिटिविटीज़ बिल्ड नहीं करेंगे हम तो हम पूरे टाइम वॉर की तरफ जाएंगे, वॉर की ही बातें करेंगे। एंड तुम ये नहीं बोल सकते हो कि एथिक्स का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। एथिक्स का पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है। रीज़न बीइंग इनका रैशनल ये है कि लेट्स से कि यू टेक अ डिसीजन दैट इज़ पॉलिटिकल, या फिर लेट्स से कि इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम पे भी अगर कर रहे हो तो इंटरनेशनल डिसीजन ले रहे हो, तो घूम फिर के जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो वो किसी ह्यूमन लेवल पे ही तो इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि पॉलिटिकल और एथिकल अलग अलग स्पेक्ट्रम है? इनफैक्ट सिंथिया एनलो ये कहती हैं पर्सनल इज़ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल इज़ पर्सनल। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन लिखने का मतलब ये है क्योंकि हम हैना एरेंट वाली बातें जो हुई है पहली, हैना एरेंट कह रहा हूँ, मार्गरेट वॉलस्टोन वाली, कि पर्सनल इज़ ए सॉरी पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इज़ पर्सनल, ये सारी बातें भी आ जाएंगी इसके अंदर ही। तो कुछ नहीं है उन्हीं का घूम फिर के एजेंडा जो है वो ये समझना था कि कुछ है नहीं फेमिनिज्म में बट जो है वो है एक पर्सपेक्टिव। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत क्योंकि यार ये आजकल का पता नहीं बट फेमिनिज्म जो तुम्हारी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ना द सोसाइटी इज़ वेरी वेरी इक्वल। मतलब जितनी मैक्सिमम को इक्वल हो सकता है तो वहाँ पे वो इक्वल है। मतलब वेमेन मैन दे बोथ एंजॉय सेम राइट, सेम इनकम, सेम एजुकेशन लेवल। और जब ऐसी बातें होंगी तो क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा कि लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन किसकी कितनी ज़्यादा है तो वो भी इक्वल इक्वल होने लग गई है। इनफैक्ट इक्वल से वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गए ना, अब कहाँ पे पहुँच गई है जहाँ पे तुम फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो डोमिनेंट रोल लेने लग गया है। और जब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डोमिनेंट रोल लेगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट विल बिकम फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, जो कैबिनेट बन रहा है वो फेमिनिस्ट कैबिनेट बन रहा है। तो अगेन इन बातों को कुछ एज सच कुछ खास एट एट ग्राउंड लेवल कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फ़र्क पड़ जाता है तुम्हारी पॉपुलिस्ट ट्रेंड में कि जैसे अगर एक तरफ पॉपुलिज्म चल रहा है तो दूसरी तरफ एक ये भी एक रियलिटी है। ठीक है, तो चलो फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना स्कूल ऑफ लिबरलिज्म्स। ठीक है।